टाइप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, अब दो तरह से ग्लाइकोलाइसिस होती है, एक एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है और एक एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है। इस प्रोसीजर को हम आर्जी तौर के ऊपर स्किप करते हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो पेपर में लाजमी आ सकती है और आएगी भी इंशाल्लाह, दैट इज द नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपीज इन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस और एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ऑक्सीजन की और नॉन ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर। अच्छा जी, तो ये चीज़ याद रखनी है कि एक ये पेपर पे चीज़ें लिख लें अगर जिनको नहीं पता कि एक NADH के पास 3 ATPs होते हैं। ठीक है, जब 2 NADH होंगे तो ऑब्वियसली 6 ATPs होंगे। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास FADH के पास कितने होते हैं ATPs, कोई बता सकता है? 2 ATP। 3। FADH के पास 2 होते हैं, NADH के पास 3 होते हैं। FADH के पास 2 होते हैं। हाँ, हाँ, 2 FADH होते के हैं। पास 2 होंगे, NADH के पास 3 होंगे, और एक किसके पास होता है? सिंपल ATP एक ही होता है। नहीं, हमने 2 यही पढ़े हैं बस। FADH NADH, खैर एक और होता है। अच्छा जी 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 जी। अच्छा, तो हमारे पास गाइस कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नेट ATP गेन क्या होता है और टोटल ATP गेन क्या होता है? नेट ATP क्या होते टोटल हैं? ATP गेन हमारे पास होता है कि सारे प्रोसेस में जितने भी ATPs प्रोड्यूस होते हैं, और नेट ATP गेन वो होता है कि जितने प्रोड्यूस होते हैं उसमें से जितने हम उसमें यूज करते हैं उस प्रोसेस में, उसको डिडक्ट करके जो बाकी बचते हैं वो नेट होता है। हाँ, जब भी ग्लाइकोलाइसिस हो रही होती है ना, फॉर एग्जांपल हम अगर इधर देख लें तो हम देखें नंबर 1 के ऊपर ATP इस्तेमाल हो रहा है और नंबर 3 के ऊपर भी ATP इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन फिर नंबर 7 नंबर हमारे पास ये कौन सा नंबर आ जाएगा? 6 नंबर के ऊपर हमारे पास देखो 2 NADH बन रहे हैं। अभी हमने पढ़ा है कि एक NADH 3 ATPs के इक्वल होता है, यानी कि यहाँ पर 6 ATPs बन रहे हैं ना। और उसके बाद देखो 7th स्टेप के ऊपर हमारे पास 2 ATPs बन रहे हैं और फिर 10th स्टेप के ऊपर भी 2 ATPs बन रहे हैं, लेकिन 1 और 3 स्टेज के ऊपर 2 ATPs बन रहे हैं, तो ऊपर वाले बनने वालों को हम नीचे वालों में से माइनस कर देंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो मैंने कोई कपड़ा खरीदा है, मेरे कुछ पैसे लगे हैं उस कपड़ा खरीदने पर, मैंने पैसे दिए हैं, फिर मैंने उसको बेचा है कपड़ा और मुझे उसमें से प्रॉफिट हुआ है, जो प्रॉफिट होगा वो मेरा नेट होगा। ठीक है, और जो कपड़ा मैंने बेचा है, जितने का मैंने लिया था उतने ही मैंने उसमें से माइनस कर दिए हैं। ठीक है, तो ATP ज्यादा बनाने के लिए ये 1 और 3 के ऊपर जो इस्तेमाल हो रहे हैं पैसे, उसको माइनस किया गया है, ये नेट ATPs होते हैं। और जब ऑक्सीजन नहीं होती हमारी बॉडी के अंदर तो एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है, और वो हम देखेंगे वो किस तरह से होती है, कौन सा स्टेप उसमें से स्किप होता है। जब एनएरोबिक होगी तो हमारे पास नेट गेन जो है वो 2 ATPs का होता है, और एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमारे पास नेट गेन जो है वो 8 ATPs का होता है। ठीक है, यहाँ पर ये भी लिखा है, इफ ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट फ्रॉम द ग्लाइकोजन। अच्छा जी, ओके, ये उस सिनेरियो के अंदर है जब ग्लूकोज से जब ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अगर ग्लाइकोजन से स्टार्ट होगी ग्लाइकोलाइसिस तो एक एक्स्ट्रा और ATP होगा। वो क्यों होगा, कैसे होगा, वो उसके ऊपर हम देखेंगे कि ये किस तरह से है। लेकिन अभी आपने याद रखना है नेट एनएरोबिक के अंदर 2 ATPs हैं और 8 हमारे पास है एरोबिक के अंदर। इसकी कैलकुलेशन आप लोगों को आनी चाहिए। बेशक अगर आपको सर काइंडली वो स्लाइड शेयर कर दें जरा साथ। यही कह रही हूँ, स्क्रीनिंग नहीं हो रही। ओके ओके ओके, सॉरी। अब देखिए इट्स ऑन नाउ, दोबारा चलेगी। देखिए सही है गाइस, स्क्रीन शो हो रही है? हो रही है। अच्छा, तो मैं ये बात बता रहा था कि यहाँ पर ये कुछ कैलकुलेशन है, ये नेट कैलकुलेशन आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, नेट कैलकुलेशन को आपने याद रखना है, और ये नेट कैलकुलेशन जो है ना ये पेपर में आ सकती है कि टोटल
ATP's प्रोडक्शन इन एरोबिक और एनारोबिक के अंदर। अगर आप वो सारा का सारा ऊपर वाला नहीं भी याद करते, लंबा सारा ये है, और ये लंबे सारे स्टेजेस याद भी नहीं करने, इन पे सिर्फ ये याद रखना है कि किस स्टेप के ऊपर ATP's प्रोड्यूस हो रहे हैं, बस वो वाला, बस वो चीजें याद रखनी है। ये पूरा पूरा ड्रॉ करने के लिए नहीं आपको पेपर के अंदर आएगा। इसमें से किस स्टेप का वो पूछ लेंगे कि यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, या किस स्टेप पे कितने ATP's प्रोड्यूस हो रहे हैं। सर ये अच्छा लॉन्ग नहीं आ सकता? यार, ये आपको बनाने के लिए नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली। सर ने कहा था ये आएगा। हमने तो अब याद कर लिया, हम क्या करें अब? गुड, अगर सर ने कहा तो फिर आ जाएगा, हमें नहीं आया था। सर ने कहा था मैं साइकिल सर ने कहा था कि ये जो ना बनाना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये जो साथ में थ्योरी है ना, ये सारी आपने लिख के आनी है। माशाल्लाह, FSC वाला हाल है। खैर, जब पेपर आएगा तो मुझे हमारा लाजमी बताना, लेकिन मैंने बच्चों से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मिड के अंदर हमें जो है वो पोर्शन वाइज आए हैं क्वेश्चन। तो जब पोर्शन वाइज आते हैं तो उसके अंदर इतना लंबा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं डाला करते, वो दे लेकिन देते हैं, वो 5 नंबर का एक दे देते हैं आराम से, माशाल्लाह ठीक है। और वो कहते हैं पूरा लिखें, जो पूरी कहते हैं कि स्लाइड थी ना ज्यादा 20-25 पर पे अगर Guys, नॉर्मल सा लिखो तो इसके फिर कहते हैं लिखना 2.5 पेज का लिखना था, 3 पेज का लिखना था और नंबर काट दिए। एग्जैक्टली वो चाहते नो हैं कि नो एक नो लॉन्ग नो दो उसमें सारी स्लाइड्स लिख मोए मोए करते हैं हमारे साथ। सॉरी टू से नहीं, ऐसा दैट, कुछ भी लेकिन नहीं कहा ये था, ऐसा कुछ भी नहीं ये कहा झूठ सर बोल ने। रहे हैं, इतना कुछ नहीं देते करते सर। ये आप क्यों अच्छा सर मेरी की वो बात कर सुनो, रहे हैं? ऐसा चुप कुछ करो। भी नहीं कहा सर ने। अच्छा मेरी बात सुनो अब। अगर फिर भी बनाने के लिए आ जाता है ना, तो अगर आप लोगों ने याद किया हुआ है, दैट इज मोर देन इनफ कि आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आ जाते हो, रेदर देन कि आप इसकी थ्योरी एक्सप्लेन करने बैठ जाओ, जिसके अंदर अपना पूरा आधा पौना घंटा जाया करो एक क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, कहते आई वुड हैं मैंने नंबर नहीं देने अगर आप एक्सप्लेन नहीं करोगे थ्योरी। नहीं, आपने सिर्फ ये स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करके आ जाना। जितने भी आपको अगर 5 में से 2 या 3 मार्क्स आ रहे हैं, दैट इज मोर देन इनफ। क्योंकि हमें अच्छी तरह याद है कि FSC लेवल के ऊपर हमारे पास जब ये साइकिल्स आते थे ड्रॉ करने, इसको ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट इजीली पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, एक को अटेम्प्ट करने के लिए लगते थे। यहाँ पर पूरा पेपर ही 2 घंटे का होगा, वो 30 या 40 मार्क्स का पेपर है, आपने और क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो ये स्ट्रक्चर्स के पंगों में हमने नहीं पढ़ना। हमारा जो मेजर कंसर्न है वो इसके आउटपुट से है। सर को टैकल करने का मैंने तरीका बता दिया इसका कि जो है ना ये सारा ड्रॉ करके साथ में एक एक लाइन में बता दें कि इस स्टेप में क्या हुआ और इसमें क्या हुआ, ज्यादा डिटेल हाँ, में ना जाए। दैट इज ग्रेट, एक एक लाइन में बता मसला दें। ये है, एक भी बच्चा अगर ज्यादा लिख दे ना तो फिर सर की एक्सपेक्टेशन ऐसे हाई जाती है कि बस। खैर, हो सकता है कि अब वो एक बच्चा यहाँ पर हमारे दरमियान ना हो, ये भी हो हाँ सकता है जी, वो लिखा है। हाँ जी। लेकिन मैंने आप लोगों को जो कहा है वैसे ही करो, वरना आपके बाकी सारा पेपर तबाह मच जाएगा अगर आपने एक क्वेश्चन को इतना ज्यादा टाइम दिया तो। गाइस, जल्दी से छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं एनाएरोबिक रिएक्शन का। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आएगा, आ सकता है, आना चाहिए जस्टिफिकेशन का, कि जब हम ग्लाइकोजन से स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा ATP क्यों आता है। इसका आंसर दें, सामने आंसर आपके वैसे तो, लेकिन फिर भी बता दें। जब हम ग्लाइकोजन से ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा ATP क्यों आता है, पता है किसी को? क्योंकि वो डायरेक्ट सर जो ग्लूकोज उसमें 6 एनर्जी फॉस्फेट में कंज्यूम कन्वर्ट हो होती है वो जाता है। नहीं होती है फिर। आपकी स्क्रीन तो आपको शेयर हो रही है। देखो, अगर ग्लूकोज से हमारा साइकिल स्टार्ट होता है ना, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के अंदर ना एक ATP इस्तेमाल हो रहा था, बनिस्बत इसके कि अगर हम ग्लाइकोजन से स्टार्ट करते हैं, ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट डायरेक्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर चला जाता है बगैर किसी ATP का जाया किए हुए। तो इधर ATP एक लग रहा था, हमारा एक्स्ट्रा माइनस हो रहा था, अब वो एक एक्स्ट्रा ATP बच गया, तो सिर्फ मतलब एक ATP जो है वो माइनस होगा। इसकी वजह से हमारे पास जो है वो नेट गेन एनाएरोबिक के अंदर 3 होता है अगर हम ग्लाइकोजन से स्टार्ट करें। अगर ग्लूकोज से स्टार्ट करेंगे तो 2 होगा, और अगर एरोबिक वाला ग्लाइकोजन से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास 9 होगा, और अगर ग्लूकोज से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास 8 होगा। समझ आ गई है बात की? जस्टिफाई कर लेंगे ना इस क्वेश्चन को अगर पेपर आप में आ जाएगा तो। दोबारा उसे बता दें, सही से नहीं समझ आई। स्क्रीन तो शो हो रही है ना आपको? यस।
तो ये देखो ना, यहाँ पर हमारे पास ये है, ग्लाइकोजन है। ये ग्लाइकोजन जो है ये कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। ये देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर कोई एटीपी का इस्तेमाल नहीं हो रहा, बनिस्बत इसके कि अगर हम ग्लूकोज से ये देखो स्टार्ट कर रहे हैं ना अपना, तो ये ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जाता है तो ये एक एटीपी का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब एक ये वाला स्टेप माइनस हो जाता है। ये फ्री है, यहाँ पर कोई खर्चा नहीं हो रहा, यहाँ पर एक खर्चा हो रहा है, वो खर्चा एटीपी का इस्तेमाल है। तो अब क्या होगा कि जब ग्लाइकोजन से स्टार्ट कर रहे होंगे ना ये वाला पाथवे, तो सिर्फ एक ये एटीपी इस्तेमाल होगा, और फिर जब हम नेट एटीपी का निकालते हैं तो हमें पता है हम माइनस कर रहे होते हैं ना, माइनस करते हैं तो वो अब एक एटीपी कम माइनस करेंगे, तो जब एक एटीपी कम माइनस करेंगे तो एक एटीपी ज्यादा आएगा हमारे पास ग्लाइकोजन वाले में, और ग्लूकोज के अंदर हमें ये वाला एटीपी भी माइनस करना पड़ेगा और ये वाला नीचे वाला भी एटीपी माइनस करना पड़ेगा। तो इस वजह से ज्यादा एटीपी माइनस करने पड़ेंगे, तो हमारे पास आंसर जो है वो कम आएगा एक एटीपी का। समझ आ गई है? हेलो गाइस, गुड यस सर, आ गई है। गुड। तो ये टैकल कर लोगे ना क्वेश्चन, ये आप लोगों ने अगर याद किया हुआ है तो ये आप बनाकर थोड़ा सा दिखा देना, यानी कि ग्लूकोज से लेकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तक का और ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, मतलब दो स्टेप्स, ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और सॉरी ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये दो स्टेप बनाओ और दिखाओ कि यहाँ पर देखो कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही और इधर एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, एक एटीपी इस्तेमाल हो रहा है, इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा एटीपी हमारे पास आ जाता है। हाँ, तो हमारे पास टोटल एटीपी जो थे वो जनरेट हो रहे थे 10, इस्तेमाल हुए हैं 2 ग्लूकोज के अंदर और नेट गेन 8 का है। इसको एक दफा ऊपर से भी काउंट कर लेते हैं, या आप बेशक रट्टा मार लें, बेशक अगर आपने वो साइकिल याद किया हुआ, आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि इस पे कितने एटीपी जो हैं वो इस्तेमाल होने हैं, हम उसको जल्दी से गो थ्रू भी कर लेते हैं एक दफा, लेकिन ये एक दफा देख लें आप लोग। ग्लाइकोजन से 10 एटीपीज प्रोड्यूस हो रहे थे लेकिन 1 इस्तेमाल हो रहा है और 9 बचे इस वजह से, तो ये भी आप लोगों को अच्छी तरह पता है। टोटल एटीपी यील्ड इफ स्टार्ट फ्रॉम ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल इज 31 एटीपी वाई। ये देखो ये क्वेश्चन इधर भी लिखा हुआ है, तो इसका आंसर पेपर में भी आप लोग लिख सकते हो। और हमारे पास एंड प्रोडक्ट में 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स आते हैं, एक पायरोवेट का मॉलिक्यूल नहीं आता, ग्लाइकोलाइसिस के रिजल्ट में 2 पायरोवेट के आते हैं। और ये हमारे साइटोसोल के अंदर होता है। अच्छा जी गाइस, ये आप लोगों को याद है तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, इस ग्लाइकोलाइसिस वाले पाथवे को। एनाएरोबिक वाला एक दफा देख लेते हैं जल्दी से। अगर ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर एटीपी इस्तेमाल होता है। देखो एक फर्स्ट स्टेज पे एटीपी इस्तेमाल हुआ है, एक थर्ड स्टेज पे एटीपी इस्तेमाल हुआ है एनाएरोबिक लेवल के ऊपर, और फिर फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट बनता है। फिर इससे जो है वो 2 चीजें बनती है, DHAP बनता है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है, इसके अलावा ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, ठीक है। अब ये जो ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, जब ये कन्वर्ट हो रहा होता है पायरोवेट के अंदर तो NAD जो है ये जो है हमारे पास रिड्यूस हो जाता है इनटू NADH और पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं ना होती, अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, मैं बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा हूँ तो अब क्या होगा मेरी बॉडी के अंदर, मेरे ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी ना तो ये ग्लाइकोलाइसिस रुक जाएगी। जब ग्लाइकोलाइसिस रुक जाएगी ना तो मेरे पास बॉडी के अंदर जो पायरोवेट बना हुआ है ना वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मसल्स के अंदर जाकर ये लैक्टिक एसिड या लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस रिएक्शन के अंदर NADH जो था वो NAD के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पायरोवेट से लैक्टेट में जाने के लिए एनर्जी इस्तेमाल हो रही है और G3P से पायरोवेट में जाने के लिए एनर्जी बन रही है, ठीक है।
हमारे पास एनर्जी बन रही है, ये चीज़ याद रखनी है। तो जब लैक्टेट में जाएगा तो हम जो है वो लैक्टिक एसिड के थ्रू एनर्जी जो है वो ले सकते हैं। और लैक्टेट जो है वो रिवर्सेबल भी है पायरोवेट के अंदर। रिवर्सेबल मतलब लैक्टेट बाद में जो है वो पायरोवेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन एक दफ़ा अगर पायरोवेट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ना, तो ये इरिवर्सेबल, ये याद चीज़ रखनी है कि पायरोवेट जो है ये लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन पायरोवेट जब क्रेब साइकिल के लिए एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ना, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से वापस वो पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इस स्लाइड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक ये, अगर सर ने दे दिया तो ग्लाइकोलाइसिस का पूरा पाथवे, और अगर नहीं दिया तो नासिक सर की मर्जी, ठीक है। और दूसरा इसकी सिग्निफिकेंसेस देख लो जी, गाइस इसकी सिग्निफिकेंस आप लोगों ने देख लेनी है, ठीक है। पायरोवेट टू लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट होने की सिग्निफिकेंस क्या है? इफ यू वांट आई कैन आल्सो रीड, लेकिन इसके अंदर वो G3P इन्हीं का ही रोल है जो स्ट्रक्चरली उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। ये क्वेश्चन ही पेपर के अंदर छोड़ के आना, ये आना ही आना है, इंशाल्लाह लाजमी आएगा कि वो एक एटीपी एक्स्ट्रा क्यों बनता है अगर हम ग्लाइकोजन से स्टार्ट करें, ग्लूकोज से स्टार्ट करें, एक ग्लूकोज क्यों कम बनता है? इस स्लाइड में से किसी से कोई क्वेश्चन? क्यों बनता है? चलें आगे। कौन सी स्लाइड खोलनी है अब हमने? ये वाली। फेट ऑफ पायरोवेट, फेट ऑफ ग्लूकोज, क्या होता है फेट? फेट ऑफ पायरोवेट क्या होता है? गाइस पायरोवेट का फेट क्या होता है? पेट वो होता है जो हमारी है ही नहीं। फेट का मतलब होता है कि इसका एंड प्रोडक्ट क्या निकलता है, पायरोवेट किस में कन्वर्ट होता है। एसिटाइल CO में होता है। पायरोवेट का जो फेट होता है, इसने क्रैब साइकिल के अंदर एंटर होना होता है और अल्टीमेटली इसने क्रैब साइकिल के थ्रू जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है, ठीक है। जिन्होंने ये साइकिल्स वगैरह नहीं याद किए हुए वो सिंपली ये एंड वाली समरीज लाजमी याद करके जाएं। अब देखो इन दोनों स्टेजेस के अंदर कुछ फर्क लिखा हुआ है। द केमिकल रिएक्शन ऑफ द क्रैब साइकिल इनटू सेवरल जनरल स्टेप्स। एक डीकार्बोक्सिलेशन हो रही थी, पूरे साइकिल की समरी है। एक पूरे क्रैब साइकिल के अंदर डीकार्बोक्सिलेशन हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हो रही थी। किस स्टेज के ऊपर? 3 स्टेज के ऊपर और 4 स्टेज के ऊपर। अभी देख लेते हैं। ये देखो 3 स्टेज ये है, ये देखो 3 के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हो रही है और 4 स्टेज के ऊपर भी। तो ये हमारे पास 4 स्टेज है, दोनों 3 और 4 स्टेज पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रही थी। क्वेश्चन आ जाए डीकार्बोक्सिलेशन किस किस स्टेज पे हो रही है, या आपको स्टेज 3 और स्टेज 4 दिखा दिया जाए, ये बना दिया जाए, फिगर आ जाए और आप काउंट करके देख रहे हो कि ये स्टेज 3 और ये 4 है, तो इन दोनों पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन किधर हो रहा है? 3 पर, 4 पर, 6 पर, 8 पर। 3 पर देखो, 3 पर जो है देखो NAD रिड्यूस हो रहा है NADH पे। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में क्या फर्क है, कोई बताए मुझे? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में क्या फर्क है गाइस?
अगर आप लोगों के पास कॉपी और पेंसिल अवेलेबल है तो प्लीज इन दोनों में फर्क लिख लीजिए। एक तरफ लिखें ऑक्सीडेशन और दूसरी तरफ लिखें रिडक्शन। एक फर्क तो नाम से जाहिर कर रहा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होगी और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिडक्शन होगी, लेकिन ये प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई नहीं हो रहा होता। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कई और दो चीज़ों को भी कहते हैं। अगर हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही हो ना, उसको हम रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहते हैं और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो हम उसको कहेंगे कि ये चीज हमारे पास जो है ये ऑक्सीडाइज हो रही है, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उस वो एटम या वो मॉलिक्यूल वो रिड्यूस हो रहा होता है। और उसके बरक्स अगर कोई मॉलिक्यूल कोई हाइड्रोजन गेन कर रहा है वो रिडक्शन है। ये देखो NAD, अब स्टेज 3 पर देखो NAD है वो रिड्यूस हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है इनटू NADH, ठीक है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लूज होना, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शायद ऑक्सीडेशन कहते हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिडक्शन कहते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिडक्शन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीडेशन, ये 3 डिफरेंसेस हैं। तो अब समझ आई ऑक्सीडेशन रिडक्शन किधर किधर हो रही है, 3 पर, 4 पर, 6 पर, 8 पर। 3 पर किस तरह से हो रही है जी, NADH गेन कर रहा है हाइड्रोजन को, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो NADH की जो है वो रिडक्शन हो रही है, नॉट ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, तो NADH की रिडक्शन हो रही है। 4 के ऊपर भी NADH की रिडक्शन हो रही है। 6 किधर है 6 वाला, 5, 6 पे, 6 पे FAD की रिडक्शन हो रही है, हर जगह रिडक्शन ही हो रही है। और फिर दोबारा 8 पर भी NAD की रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन। समझ आ गई है? सर ये हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है? ये हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा आपने सवाल किया बेटा। ये ना सक्सीनिक एसिड में से आ रहा है, सक्सीनिक एसिड से इन्होंने हाइड्रोजन ले रहे हैं। ये सक्सीनिक एसिड से हाइड्रोजन लेकर 6 स्टेप के ऊपर FADH2 बन गया। फिर फ्यूमरिक एसिड में से कोई रिडक्शन गेन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर जब 8 स्टेप के ऊपर मैलिक एसिड था ना, मैलिक एसिड के से NAD ने एक हाइड्रोजन निकाल लिया। जब उसने एक हाइड्रोजन निकाला मैलिक एसिड से ना, तो मैलिक एसिड जो है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। समझ आ गई? जी सर आ गई। और ये अभी याद, ये आपके माइंड में होनी चाहिए, अभी माइंड में होनी चाहिए, और ये भूलनी नहीं है कि डीकार्बोक्सिलेशन 3 और 4 पे हो रही है और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारे पास 3, 4, 8 के अंदर हो रही है। और मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे दी है। तो 3, 4, 6, 8 के ऊपर सिर्फ रिडक्शन ही हो रही है, यानी कि या तो NAD होगा या FAD होगा। FAD होगा तो FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, NAD होगा तो NADH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो नंबर याद रखें डीकार्बोक्सिलेशन के लिए 3, 4 नंबर याद रखें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए 3, 4, 6, 8 नंबर याद रखें। सिंपल, वेरी सिंपल। उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर अगला स्टेप देखो, आइसोसिट्रेट 2 अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ठीक है। ये थोड़े बहुत ज्यादा पेचीदा नाम है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद तो जुबान पर चढ़ाएं पहले नामों को, फिर याद होगा, ठीक है। आइसोसिट्रेट, यार ये बड़ा मजेदार साइकिल है। सबसे पहले देखो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब इसको साइकिल क्यों कहा जाता है, इसको सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहा जाता है, कोई बता सकता है? ये साइकिल क्यों कहलाया जाता है? एनी वॉलंटियर फ्रॉम यू गाइस? अच्छा मैं बताता हूँ आपको कि इसको जो है क्यों कहा जाता है साइकिल। अच्छा, क्रेब्स साइकिल भी इसको कहा जाता है, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। साइकिल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जो हमारे पास ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है ना, ये दोबारा से रीयूज हो जाता है
सिट्रिक एसिड बनाने के लिए, क्योंकि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि क्रेब्स साइकिल का प्रोडक्ट था वो दोबारा यूज होता है सिट्रिक एसिड बनाने के लिए, इस वजह से इसको साइकिल कहा जाता है। ठीक है, गाइस आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? गाइस अगर आप लोगों को आवाज आ रही है तो प्लीज लेट मी नो। आ रही है, यार बोल के तो बताओ, सारे सोए पड़े हैं लग रहा है। आ रही है, बोरिंग है वैसे हैं, ऑब्वियसली। लेकिन मैं तो इतने मजे से पढ़ा रहा हूँ। खैर सर बोरिंग है, लेकिन जो है ना वो समझ नहीं आ रही कि कौन सी चीज तैयार करे और कौन सी छोड़ दे। वो सारा कुछ छोड़ो, मैं जो समझा रहा हूँ उसकी आ रही है, जितना समझा रहा हूँ जितना। हाँ, इसकी तो समझ आ रही है। गुड, बस यही समझो और बाकी सारी चीजें छोड़ देना, ठीक है। एंड पे एक सर दफा अगर इनमें से पेपर ना आया फिर इसी में से फिर आएगा, आप और आ फिर जाना। पेपर सिलेबस से बाहर तो नहीं ना आएगा। जो मैंने करवाया उसी में से लाजमी आ जाएगा, और उससे पास होने जितना आ जाएगा। बाकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पास हो जाओगे इसकी बेस के ऊपर जितना बस करवा आप रहा हूँ। हमें ना जो है ना वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे वाले बता दें और कुछ 10-15 जी शॉर्ट सर बता बस दें। पास हो जाएं, बाकी देख लेंगे। सईद यार अहमद, तुम तो यार ना बोलो यार ये। मैंने ना ग्रुप के अंदर एक मैसेज किया था, मैंने कहा था बहुत ज्यादा मजे का सिलेबस है लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। तो मैं आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन नहीं बता सकता जिसका आप रट्टा मार के जो है वो उसको कर दो, क्योंकि एफएससी या मैट्रिक नहीं है। मैं टॉन्ट नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि अभी आप मिड देखा होगा तो किस तरह से वो स्टेटमेंट इतनी घुमाई होती है कि समझ नहीं आ रही होती क्या लिखना है। तो इस वजह से कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो, और जितनी मर्जी टीचर स्टेटमेंट घुमा ले लेकिन आप उसका आंसर दे पाओ। तो चीजों को जी सर यहाँ मिड बहुत गंदा हुआ था हमारा। एग्जैक्टली यहाँ पर मैं चीजों को यहाँ से अंडरस्टैंड करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर प्लीज, जिसने कहा है ना मिड जो मेरा गंदा हुआ था, इसके मार्क्स पूछिएगा। कितने मार्क्स थे मिड में आपके? 9। कितने में से? बेटा 1 लगा दो साथ में इनके। 19 थे 25 में से? हाईएस्ट है इसके। ये कब क्या हुआ है? नाम है इसका यार, मुझे बताओ, लड़के का नाम बताओ। मोहम्मद सईद सईद अहमद। अहमद। मोहम्मद सईद मोहम्मद अहमद, मुझे सईद मैसेज अहमद। करना। HND के डिपार्टमेंट में बहुत कम लड़की, बहुत कम है, ऊपर से पढ़ने वाले लड़के तो उससे भी कम है ही यही नहीं। हमारा लड़का है बस, और कोई लड़का नहीं है हमारा। तो और भी तो यहाँ आपकी क्लास में लड़के हैं। वो एफएसटी के हैं। अच्छा, नाइस, जी। इंटरेस्टिंग, ये नून लीग के, हम पीटीआई के हैं। इंटरेस्टिंग। यार आप लोग कितने लकी हो, सेकंड सेमेस्टर में भी एफएसटी के साथ पढ़े हो, हमारा ऐसा कोई चक्कर हैं? नहीं था। आए आए लगी। जी हम बहुत लकी हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। चलो अब जरा देख लो साइकिल को। यार एक दफा गौर से बस मेरी साइकिल को एक दफा देख लेना, मेरी बातों पे सिर्फ गौर करना है। मैंने आपको भी बताया कि ये साइकिल क्यों कहलाता है, क्योंकि इसका एक एंड प्रोडक्ट होता है जिसका अजीबोगरीब सा नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्सल एसिटेट है। है क्या है? ऑक्सल एसिटेट। ऑक्जेलो नहीं है यार, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। मैं इसको ऑक्जेलो हमें ही तो कहूंगा। ऑक्सल एसिटेट पढ़ाया है। ऑक्सैलो एसिटेट क्या है? ऑक्सल एसिटेट। ऑक्जेलो एसिटेट है। आप मॉडर्न बच्चे हो तो आप लोगों को थोड़ी प्रोनाउंसिएशन चेंज कर दी, हम पुराने लोग हैं। हम बेचारे पेरेंट से हैं, नहीं उनको नहीं नहीं, पता है मैं सर। ऑक्सैलो एसिटेट है। ऑक्सैलो एसिटेट है, सिंपल। तो बस मैंने कहा था गौर से एक दफा बात सुन लो मेरी, बाद में जो मर्जी करते रहना। गौर से बात सुनो। मैंने बताया था कि इसको साइकिल किसकी वजह से कहते हैं। साइकिल इस वजह से कहते हैं जो इसका एंड प्रोडक्ट था ऑक्जेलो एसीटेट या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो था वो दोबारा से रीयूज हो जाता है और रीयूज होकर सिट्रिक एसिड बनाता है। बस ये चीज याद रखो, एंड प्रोडक्ट ऑक्जेलो एसीटेट है और वो सिट्रिक एसिड बनाता है। जो सिट्रिक एसिड होता है उसका एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर होता है कि एक जैसा शक्ल दिखने वाली चीज, लेकिन उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, दैट इज अ पॉलीमर। ठीक है, तो
सिट्रिक एसिड जो है वो आइसोसिट्रेट में आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सिट्रिक और आइसोसिट्रिक एसिड कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है, कोई नई बात नहीं पड़ी। उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कैटो, मैं इसको पता नहीं क्या पढ़ता था अपने जुबाने में, लेकिन हमारी टीचर ये पढ़ती थी, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, एफएससी के अंदर इसका ग्लूटेरिक एसिड नाम नहीं था, इसका नाम था अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अगर इसको याद हो तो। अल्फा कीटो ग्लूटारेट होता है ये, लेकिन अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड भी है। तो एफएससी के लेवल के ऊपर मैंने इनके साथ इनको इस तरह से याद नहीं किया था, मैं इसको चीजों को लिंक करके याद करता हूँ अजीबोगरीब नाम देकर। जिस तरह मैंने इसको कहा था गुल्लूटारेट, मतलब इस तरह अजीबोगरीब इसको ब्रेक करके याद किया था, इस वजह से आज तक याद है। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड होता है। तो दोबारा से देख लेते हैं, ऑक्सैलो एसीटेट कुछ पढ़ा हमने जो एंड प्रोडक्ट था, उसके बाद सिट्रेट बना, आइसोसिट्रेट बना, और आइसोसिट्रिक एसिड के बाद हमारे पास अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बना। अब इसके बाद सक्सिनिक एसिड नाम की कोई बला है वो बनती है, और ससिनाइल कोएंजाइम ए बनता है, उसके बाद सक्सिनिक एसिड बनता है, फ्यूमरिक एसिड बनता है, मैलिक एसिड बनता है, ऑक्सैलिक एसिड बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, और बस यही यहाँ पर साइकिल खत्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब यहाँ पर देखो हमने एक दफा साइकिल गो थ्रू कर लिया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के अंदर जब कन्वर्ट होता है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव होती है। साइकिल नहीं करना, ना करो, दफा मारो, जो मर्जी करो, बट ये आपने कंपैरिजन दोनों के अंदर कर लेना है। एक दफा अच्छी तरह इसको याद करो कंपैरिजन को, तो फिर अपने साइकिल को जाकर देखो, एक दफा उसको गो थ्रू करो साइकिल को कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो वो बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब क्रैब साइकिल की हमारे पास 12 एटीपीज की जनरेशन होती है। ये देखो जीटीपी का मैं आप लोगों से पूछ रहा था, जो जीटीपी होता है ना वो इक्वल होता है 1 एटीपी से। तो NADH जो होता है वो 3 एटीपीज के इक्वल होता है, FADH जो होता है वो 2 एटीपीज के इक्वल होता है, और GTP जो होता है वो 1 एटीपी के इक्वल होता है। आगे समझ इसकी गाइस, जितना मैंने बताया उतनी समझ आ गई आप जी लोगों सर, को? आ गई है। अच्छा, तो अब सर ने हर चीज का सर स्ट्रक्चर यहाँ पूरा साइकिल बनाने नहीं देंगे ऑब्वियसली। यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली एम्फीबॉलिक प्रोसेस। एम्फीबॉलिक प्रोसेस क्या होता है सर ये इसके अंदर? न कहाँ लिखा है? इधर ही लिखा हुआ है, गौर से पढ़ना तो आपको समझ आएगी। ठीक है, हाँ ठीक है, दोनों होते हैं ना, कैटा है ना। एम्फोबोलिक प्रोसेस क्या होता है कि जहाँ पर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस दोनों हो रहे होते हैं। एनाबॉलिक के अंदर चीजें बन रही होती हैं, कैटाबॉलिज्म के अंदर कट हो रही होती हैं, चीजें टूट रही होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये होता है, और इसके अंदर कोई एटीपी की यूटिलाइजेशन नहीं होती, बल्कि 3 NADH, 1 FADH, 2 और 1 GTP बनते हैं। कुछ नहीं याद करो, ये पहली स्लाइड याद कर लो, इसके प्रोडक्ट्स याद होने चाहिए। कोई एटीपी इधर प्रोड्यूस नहीं हो रहा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सारा साइकिल हो रहा है। और उसके बाद ये दोनों का कंपैरिजन याद करो। एटीपी की एटीपी कैलकुलेशन एक दफा देख लेना है। 3 1 1 3 चीजें ही होती हैं, NADH होता है, FADH 2 होता है और GTP होता है। 3 चीजें ही होती हैं, और 12 हमारे पास है। ठीक है, 3 1 1 के हिसाब से। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि है प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज में किस तरह से एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है गाइस, बस थोड़ी सी मेहनत करके ना ये ऊपर वाली चीज याद कर लेना। आई एम सो प्राउड ऑफ दोज ये जिन्होंने सारा का सारा साइकिल याद किया हुआ है, लेकिन स्टिल जिन्होंने कुछ नहीं, सारा साइकिल नहीं याद किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A, ये प्रिपरेटरी फेज है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेटरी फेज है कि हमारे पास ये ग्लाइकोलाइसिस से जो पायरोवेट आया है वो पहले एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर क्रेब साइकिल के अंदर जाता है। तो पायरुविक एसिड के अंदर एक कोएंजाइम A ऐड होता है और एक NAD रिड्यूस होता है, NADH के अंदर रिड्यूस होता है हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो रिलीज होता है। इसकी वजह से हमारे पास
ये भी मैं क्लास ले रहा हूँ, प्लीज उधर ले जाए। तो मतलब ये चीज याद कर लेनी जो मैंने जूम की हुई है, ठीक है, अच्छी तरह से इसको बना के देख लेना 2-3 दफा। प्रिपरेटरी फेज का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट। ओके सर। 3 चीजें सिर्फ बताई हैं मैंने इसके अंदर। पहली चीज ये कैलकुलेशन, दूसरी ये दोनों के अंदर डिफरेंस, तीसरी चीज ये प्रिपरेटरी फेज वाला, और चौथी चीज ये वाली फर्स्ट 2 स्लाइड्स। ठीक है, आगे चले। किसी का क्वेश्चन है गाइस? किसी का कोई क्वेश्चन है स्लाइड में से? नो सर, आपने समझाया बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा मजाक समझ आया। मजाक उड़ा रहे हो या फिर सच में बता रहे हो? नहीं सर, सच बोल रहे हैं। अच्छा, अब ये कल पूछूंगा जब पेपर दे के आओगे यार। पढ़ाया जितना मर्जी अच्छा हो, पेपर अच्छा होगा तो फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा एक सरसरी सी नजर से ये स्लाइड ये नाम देख लेना। स्टेप 8 पे क्या हो रहा है, स्टेप 7 पे क्या हो रहा है, स्टेप 6 पे क्या हो रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल कर रहा होगा कि ये बाकी अंदर जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ लें, लेकिन उसका नहीं दिल करेगा, फिक्र ना करो। लेकिन बस ये सरसरी चीजें हमारा तो दिल फॉरली करता है कुछ भी ना करें। फॉरली चीजें देख लें। ये बहुत बकवास है। अभी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री बहुत ज्यादा मजेदार है, लेकिन वो और लेकिन ज्यादा आपकी क्लास लेके आ गया थोड़ा सा। और वो और ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। मतलब अभी 3rd सेमेस्टर के अंदर क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री आप लोग पढ़ोगे, वो बहुत मजेदार है। वो हमारी रियलिस्टिक लाइफ से है, डायबिटीज किस तरह से होती है, कौन से एंजाइम डिस्टर्ब होते हैं, फिजियोलॉजी में सारे फंक्शनिंग वगैरह पढ़ोगे, हड्डियों से जान छूट जाएगी, काफी मजेदार है और हमारी रियल लाइफ से बहुत ज्यादा वो क्लोज है। स्ट्रक्चर्स वगैरह रियल लाइफ में इतना काम नहीं करते। ये क्या आ गया है? सबसे पहली स्लाइड आ गई है, वाह नाइस। एल्डोसिस और कीटोसिस का आपके पास कोई स्ट्रक्चर्स बने आ सकते हैं, ठीक है, उन स्ट्रक्चर्स की रिकग्नाइजेशन आ सकती है। तो आप लोग रिकग्नाइज कर सकते हैं कि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा है और कीटोन ग्रुप कौन सा है, ठीक है। उसके बाद एपीमर्स क्या होते हैं, क्या होता है एपीमर्स, बताएं इसी तरह ही उर्दू में बताएं कोई। गाइस एपीमर्स क्या होते हैं? जो एक जिनमें जो आइसोमर्स की ही जो आगे फॉर्म होती है, हाँ जिनमें एक कार्बन जो है उसमें डिफरेंस आता है, गुड। स्पेसिफिक कार्बन। जिन बच्चों को नहीं पता कि एपीमर्स क्या बलाएं हैं, तो एपीमर्स की आपको रिकग्नाइजेशन आ सकती है और फ्री का 1 या 2 मार्क्स फ्री के हैं। दो आपके पास स्ट्रक्चर्स बने होंगे, दोनों बिल्कुल एक जैसे होंगे, लेकिन किसी एक कार्बन के ऊपर उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। जिस तरह लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे है, कार्बन हाइड्रोक्सिल बॉन्ड जो है राइट साइड पे है। राइट वाले स्ट्रक्चर के अंदर लेफ्ट साइड पे हाइड्रोक्सिल बॉन्ड है, राइट साइड के ऊपर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो यहाँ पर उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। तो ये एपीमर्स होते हैं। एपीमर्स के अंदर सिर्फ एक कार्बन के ऊपर इस तरह चेंजिंग हुई होती है। या तो C4 एपीमर, C2 एपीमर हो सकता है कि इसके सेकंड वाले पे चेंजिंग है, अगर 4 वाले पे है तो 4 वाला एपीमर हो सकता है। वो कह दें कि नाम बता दो तो नाम बता देना। यही नॉर्मली स्ट्रक्चर आए होते हैं, आपको कोई इससे डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं आते पेपर में भी। आइसोमर जो है उनका डिफरेंट सर, कॉन्फ़िगरेशन हमें ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ सकते हैं? नहीं 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 आएगा। रिकग्निशन के लिए आ सकता है, रिकग्निशन के लिए। एनॉन्टोमर का भी कोई बता दे मुझे क्या होता है, एनॉन्टोमर क्या होता है? मिरर इमेज होता है ईच अदर। यहाँ पर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक डी शुगर होता है और एक एल शुगर होता है। क्या फर्क है दोनों में? डी शुगर जो होता है उसमें राइट साइड पर जो है आपका OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, हाँ तो कार्बोनिल ठीक है। और जो वो क्योंकि जो लाइट पास होती है वो रिफ्लेक्ट करके राइट साइड पे जाती है, और एल शुगर जो होता है उसमें लेफ्ट साइड पर आपका OH ग्रुप गाइस प्रेजेंट एल होता है। स्टैंड फॉर लेफ्ट, तो अगर एल लेफ्ट के ऊपर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा तो वो एल ग्लूकोज होगा, और अगर राइट साइड पर अटैच होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो हमारे पास डी ग्लूकोज होगा। बस इतना याद रखो। एनोमर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं एनोमर्स? मुझे भी याद नहीं है अब। बताओ कोई। इनमें ये फर्स्ट कार्बन होता है ना, और इसमें 2 कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा में जो OH ग्रुप होता है वो बिलो प्रेजेंट Good. होता है कार्बन 1 पे प्लेन में,
और जो बीटा होता है उसमें अबव द प्लेन प्रेजेंट होता है OH ग्रुप। गाइस आप सब लोगों को एनोमेरिक कार्बन का तो पता लग गया है ना, मैंने बताया है क्या होता है। रिपीट कर दें सर। एनोमेरिक कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है, आप लोगों को स्लाइड शो हो रही है ना, एनोमेरिक कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है, वो 1 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, जो कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच हो। और अब इस फिगर के अंदर देखो, ये एक ऑक्सीजन के साथ अटैच है और ये इधर से ऑक्सीजन के साथ अटैच है, यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है। समझ आई? ओके सर, मतलब कि जो कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा उसे एनोमेरिक कंसीडर करेंगे। उसको एनोमेरिक कंसिडर करेंगे। अब बात गौर से सुनो, अगर एनोमेरिक कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एनोमेरिक कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो नीचे होगा, बिलो होगा, नीचे को होगा, तो उसको हम अल्फा कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। और ये अल्फा को इस तरह से डिनोट किया गया है, ये छोटा ए है, छोटा मतलब स्मॉल, स्मॉल मतलब नीचे, तो यहाँ से याद रखना है आपने, छोटा ए ना। अब ये बड़ा ए है, बिग है, ऊपर को है, बड़ा है, तो इसका मतलब है ऊपर को अगर एनोमेरिक कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो वो हमारे पास बीटा कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब इसमें कंफ्यूज तो नहीं होंगे अल्फा बीटा कॉन्फ़िगरेशन में? नहीं सर, ये क्लियर है। चलो जी, ये मुफ्त के नंबर 3। हो गया लगता है। अच्छा भैया, ये सर ने इतना सारा कंटेंट क्यों डाला है इधर? ये एक मिनट ये 2 स्लाइड देखिएगा। हाँ जी, खैरियत थी? एक्सक्यूज मी, ये 2 स्लाइड्स देखें ऊपर वाली, ये वाली ये 2, इनमें क्या है मैंने छोड़ दी थी। मैं पढ़ के बता दूंगा, डोंट वरी, अगर समझना हुआ तो मैं समझा दूंगा ग्रुप हाँ में सर वाकई ये मैंने तो ये छोड़ दी थी कंडक्शन सब का में से। प्रोसेस दिया हुआ है। जी सर समझा दें, ये ये नहीं समझ मैंने लगी की। इस चीज की। यस सर। हाय अल्लाह, माल्टोस की सर आप पेपर दे रहे मर्जी का। लीव कर रहे हैं मीटिंग। भेज दो। आज हमारा फिजियोलॉजी का पेपर था और इस तरह घंटा बैठ के मैं कल पढ़ा रहा था बच्चों को। अभी भी आपने देखा होगा बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं। कल तो छुट्टी है, परसों एपिडेमोलॉजी का पेपर है हमारा। तो मेरा कसम से दिल कर रहा होता है, मैं आधा घंटा पहले मेरा पेपर फारिग हुआ होता है, पढ़ा के अपनी क्लास की बंदा इतना ट्रेन हुआ होता है। तो आप में से भी अगर कोई ज्यादा पढ़ने वाला है तो वो पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं अपने जूनियर्स को, फर्स्ट सेमेस्टर वालों को। उससे फायदा आपको ही होगा कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो पक्के होते रहते हैं, और अपने दूसरी क्लास फेलोज के भी हेल्प किया करें अगर आप लोग कर सकते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है, बहुत ज्यादा। ये मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर पढ़ के सुना दूंगा, इसका कॉन्सेप्ट दे दूंगा, क्योंकि मुझे ये सारा पढ़ना पड़ेगा। चलो भाई आइडेंटिफाई करो, एक बंदा एक आइडेंटिफाई करे और दूसरा बंदा 2 आइडेंटिफाई करे। कीटोन और एल्डोस को शुगर करना है। फर्स्ट वन जो है वो कीटोन है और सेकंड सर वन आप बता दें, हम समझ नहीं लग रही है क्या लिखा हुआ है। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। यार जो कीटोन ग्रुप होता है ना, वो होता है C डबल बॉन्ड विद O, ठीक है? C डबल बॉन्ड विद O वो कीटोन ग्रुप होता है। और जो एल्डोस ग्रुप होता है या एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो होता है COH, ऐसे ही होता है ना? C डबल बॉन्ड OH। हाँ, नहीं, C, हाँ मुझे भी C डबल बॉन्ड विद OH लग रहा था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही लिखा है, हाँ पता नहीं क्या है। खैर, जो कीटोनिक ग्रुप होता है ना वो C डबल बॉन्ड विद O होता है, और जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है या एल्डोस ग्रुप होता है वो C डबल बॉन्ड विद O और कार्बन के साथ एक H लगा होता है। आ गई है समझ इस चीज की? अब ये देखो, यहाँ पर कीटोन ग्रुप है तो इस वजह से ये कीटोन है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड है और C के साथ H भी अटैच है, जबकि यहाँ पर C के साथ H अटैच नहीं है, तो ये एल्डोस नहीं हो सकता। ये कीटोन है और ये एल्डोस है, इसके साथ H भी अटैच है। समझ आ गई? वैसे भी लोकेशन से भी देख सकते हैं। हाँ, टर्मिनल पे होता है ना, क्या नाम है, एल्डोस, और उसकी जो पोजीशन होती है वो बीच में कहीं भी हो इट्स सकती वेरी है। इंपॉर्टेंट थिंग कि जो एल्डिहाइड होता है ना बच्चों, वो हमेशा टर्मिनल के ऊपर होगा, एल्डिहाइड वाला।
ये जिसके साथ H भी होता है और O भी होता है ना, वो हमेशा टर्मिनल पे या ऊपर होगा या फिर एंड पर होगा जुड़ा हुआ, सर वो म्यूट हमेशा हो गए आप। सॉरी नहीं, मैं तो म्यूट नहीं हुआ, आप म्यूट हो गए हो, यहाँ आपको आवाज क्यों नहीं आ रही? गाइस आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ, उसको पता नहीं क्यों नहीं आ रही। अच्छा, अब आपने नहीं बोलना, ये जो पहले बोल रही थी, अब किसी और को बोलने दें। हमने देखा था कि अगर L शुगर होगी तो उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस साइड के ऊपर होगा? हमने देखा था कि अगर L वाली शुगर होगी तो किस साइड के ऊपर उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा? लेफ्ट। लेफ्ट पे। और D शुगर उसका ऑपोजिट ही होगा, राइट साइड के ऊपर। तो यहाँ पर लेफ्ट वाले पे जो मॉलिक्यूल है वो L शुगर है, L शुगर है, और राइट साइड वाला वो D शुगर है। शुगर से मुराद वही जो उन्होंने लिखा हुआ है, व्हाटएवर। अब ये भी जल्दी से आइडेंटिफाई कर दें। गाइस ये भी आइडेंटिफाई कर दें जल्दी से। बीटा डी फ्रक्टोज कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, अल्फा है या बीटा है? यहाँ पे तो लिखा हुआ है नीचे। क्या है? अल्फा ही है, लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यार। चलो ठीक है, चलो आगे। ये होगी आप लोगों को ये 3 फंक्शंस अच्छी तरह पता होने चाहिए। ये 3 फंक्शंस प्रोटीन्स एंजाइम्स बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बनाते हैं, और हीमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा एल्ब्यूमिन बनाते हैं। एंजाइम्स बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स बनाते हैं। 3 चीजें बनाते हैं, बस ये याद रखो। एंजाइम्स बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स बनाते हैं और हीमोग्लोबिन या फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह बनाते हैं, बस। गाइस इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होती हैं? जो फाइट करती है अगेंस्ट बैक्टीरिया वगैरह के, ये एंटीबॉडीज होती हैं। ये एंटीबॉडीज इन्फेक्शियस होती हैं। डिजीज को प्रिवेंट करते हैं। अगर बाहर से हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन एजेंट आता है ना, उस फॉरेन एजेंट के साथ कोई एंटीजन लगा हुआ होता है, ठीक है, कोई एंटीजन लगा होता है, तो उसके रिस्पॉन्स के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज पैदा करता है। वो एंटीबॉडीज फिर उस एंटीजन के साथ लगती हैं और उस फॉरेन मटेरियल को तबाह बर्बाद कर देती हैं। सही है, ये इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं। कोलाजिन प्रोटीन क्या होती है? कोलाजिन प्रोटीन हमारे इधर होती है, किधर होती है ये? हमारे दांतों कौन पे नहीं, ये ना सर हमारे नेल्स और हेयर्स में, किधर? नेल्स एंड हेयर। हाँ गुड। और ये हमारे मसूड़ों वगैरह में भी होती है, और ये इंटैक्ट रखती है जॉइंट्स को या फिर इस तरह की चीजों को। अगर कोलाजन नहीं ना होगी तो इसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, हमारे दांतों से, हमारे जॉइंट से ब्लीडिंग हो सकती है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर लाजमी तौर पे, बेसिक स्ट्रक्चर इसका अमीनो एसिड का, अल्फा कार्बन 7 फंक्शनल ग्रुप, एक साइड पे कार्बोक्सिल एंड और अमाइन, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर। और आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप लोग ये भी याद करो। और व्हाट इज पेप्टाइडो लिंकेज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है, मैंने ये रट्टा हुआ था, मैंने ये तकरीबन 15 सेकंड में बना लिया था पेपर में। तो ये बहुत बेसिक है, पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर। नीचे वाले बेसिक नहीं है ना? सर स्ट्रक्चर्स का रोला डाल रहे हैं तो मैं कहूंगा ये वाला स्ट्रक्चर याद करो, नीचे वाले नहीं याद करने आपने, बिल्कुल आप नहीं पेपर करने, बना देंगे? बिल्कुल नहीं करने आप लोग याद, और ना तो पेपर में आने हैं। अब यहाँ से याद क्या करना है? मैंने वैसे आप लोगों की जब क्लास कंडक्ट की थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि आप लोगों को मैंने बताया था कि ये जो
क्या चीज़ है, ये अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन्स। अब अमीनो एसिड्स जो हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। अमीनो एसिड्स होते क्या हैं, प्रोटीन से के अंदर होते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स से हमारी प्रोटीन्स बनती हैं और कोडिंग शोडिंग होती है, और फिर उसके अंदर प्रॉपर सिंथेसिस होती है। और एक प्रॉपर जो अमीनो एसिड्स की चेन होती है उसके अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं जिनके मुख्तलिफ मुख्तलिफ नाम होते हैं, और उनका सीक्वेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उनका सीक्वेंस इस तरह मैटर करता है कि अगर एक सीक्वेंस होगा एक तरह का एलेनाइन, गुआनिन और यूरासिल लगा हुआ है, तो ये किसी और फंक्शन के लिए होगा, और अगर यूरासिल किसी प्रोटीन के अंदर पहले लगा हुआ है तो उसका फंक्शन ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस वजह से, तो ये साइड चेंज इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। नॉन पोलर चेन्स होती हैं, अनचार्ज्ड पोलर्स होती हैं, एसिडिक होती हैं और बेसिक होती हैं। नॉन पोलर के अंदर हमारे पास कौन सी आती हैं, एलिफेटिक आती हैं और एरोमेटिक, बेंजीन वाली आती हैं। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हमारे पास वो जो नॉर्मल होते हैं वो हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं। अनचार्ज्ड पोलर के अंदर हाइड्रोक्सल, अनचार्ज पोलर के अंदर OH लगा होगा। देखो अगर स्ट्रक्चर्स भी आएंगे तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकते हैं, साइड चेन की आइडेंटिफिकेशन करनी होगी वो इसी की बेस के ऊपर होगी। हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है किसी के साथ तो वो अनचार्ज पोलर आइडेंटिफाई कर देना। सल्फर अटैच है S तो अनचार्ज पोलर आइडेंटिफाई कर देना। ये अमाइन ग्रुप, अमाइड ग्रुप अटैच है तो अनचार्ज पोलर उसके साथ अटैच कर देना। एक छोटा सा आप लोगों ने खुद देखना है, मेरे माइंड में नहीं है बिल्कुल भी। अमाइन और अमाइड में क्या फर्क है, एक हाइड्रोजन का फर्क है। एक NH2 होता है और शायद एक NH3 होता है। मुझे लगता है अमाइड NH2 होता है और अमाइन जो है वो शायद NH3 होता है। ये आपने देखना है एक दफा, यहाँ पर अमाइड लिखा हुआ है, NH2 होता है शायद। ये जो एसिडिक साइड चेन होती है उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH। अगर किसी का COOH अटैच होगा ना तो वो एसिडिक वाला ये होगा, ये बीमारी होगी वो। उसके बाद हमारे पास एसिडिक ग्रुप आ जाता है, कंटेन एन एमाइन। देखो यहाँ पे एमाइन आ गया, उधर था एमाइड, इधर है अमाइन। इसको डिफरेंस देखना है, NH2 कौन सा है और NH3 कौन सा है। ये जो चीजें पढ़ाई हैं इसको आपने दोबारा गो थ्रू करना, और ये आपको याद होनी चाहिए कि ये इनके अंदर कौन कौन सी साइड चेन्स होती हैं। और जो लोग याद कर सकते हैं, सिर्फ वो लोग जो याद कर सकते हैं ना, वो सिर्फ ये 9 नाम याद करें इस पहले के लिए, नॉन पोलर के लिए, और उसके बाद फिर ये 6 नाम याद करें, ये अनचार्ज जो ही कर सकते हैं, सब लोगों के लिए नहीं सर कह रहा। सर सर ये कैसे ये करें सिर्फ यार? हम लोग नेम याद कर लें, ये स्ट्रक्चर तो नहीं जरूरी ना? स्ट्रक्चर नहीं जरूरी, सिर्फ 9 नाम याद करें कि ये 9 नाम जो हैं ये नॉन पोलर साइड चेन्स बनाते हैं। ओके सर, अभी मतलब कि स्ट्रक्चर नहीं पूछेंगे, नेमिंग मतलब पूछ सकते हैं, नेम्स के थ्रू एग्जांपल पूछ सकते हैं। देखो या तो आइडेंटिफिकेशन आएगी, आपको मुझे आके ब्लेम नहीं करना कि आपने कहा स्ट्रक्चर नहीं करना, स्ट्रक्चर आगे स्ट्रक्चर बनाने को नहीं आएंगे, स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने आपको ये वाली स्लाइड कही है, क्लासिफिकेशन वाली स्लाइड। इसके नीचे जो चीजें लिखी हैं इसको अच्छी तरह से पढ़ें, इसको याद रखना है आपने। खुदा ना ओके खास्ता ओके स्ट्रक्चर रिकग्नाइजेशन के लिए आ जाता है, वैसे नहीं आएगा स्ट्रक्चर रिकग्नाइजेशन के लिए। खुदा ना खास्ता आ जाते तो अगर उसकी आया बेस ना, के ऊपर आप आ जाते। खुदा की कसम में आगे कल यही क्लास। बनाने के सर, लिए नहीं आएगा, हमें इस तरह लग रहा है हमें रिकग्नाइजेशन के MBBS लिए आ का ना सकता है। 4th ईयर का पेपर तैयार कर रहे हैं मेडिसिन का। कौन? अच्छा नहीं नहीं यार, उसको मेडिसिन के साथ कंपेयर ना करो, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। हाँ हमें बताती है ना मैम। उनका ये जो मिड का सिलेबस हमारा या फाइनल का सिलेबस होता है उनका 3 दिन में वो इतना ज्यादा पढ़ते हैं, हमें मौत सर पड़ी वो होती आपकी है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन स्ट्रक्चर अब नो स्ट्रक्चर बंद है, किस तरह याद है? हमारे किसी काम की नहीं स्ट्रक्चर, ना तो आपने याद करने हैं ना पेपर में आने हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स मैंने कहा है वो आपको आने चाहिए। ओके स्ट्रक्चर मैंने जो कहे हैं। अच्छा बस मेरी बात समझ आ गई है कि ये 9 अमीनो एसिड्स के नाम याद करने की, ये नॉन पोलर साइड चेन्स के साथ होते हैं। अच्छा उसके बाद ना ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सेकेंडरी अमीनो एसिड्स किसको कहते हैं, कौन बताएगा सेकेंडरी अमीनो एसिड किसे कहते हैं?
सेकेंडरी अमीनो एसिड उसको कहते हैं, देखो नीचे भी लिखा है नाइट्रोजन एटम इज अटैच्ड बोथ टू द अल्फा कार्बन टू द चेन ऑफ द 3 कार्बन दैट। अच्छा जी, अगर हमारे पास एमाइड ग्रुप होता है NH2 अमाइड, एमाइड ग्रुप जो है वो हमारे पास अगर कार्बन 1 के साथ और लास्ट कार्बन के साथ अगर 2 कार्बन के साथ NH2 अटैच है ना, तो वो सेकेंडरी अमीनो एसिड होता है। और टर्शरी जब कब हो जाएगा, जब ये 3 कार्बन के साथ NH अटैच हो जाएगा, ये टर्शरी अमीनो एसिड हो जाएगा। प्रोलीन एक सेकेंडरी अमीनो एसिड है। अगर ज्यादा शौक एलन प्राइम हुआ तो ये प्रोलीन का स्ट्रक्चर भी बेशक याद कर लेना, इतना मुश्किल नहीं है अगर आ जाता है क्वेश्चन तो। क्या कह रहे थे दोबारा को? एलन प्राइमरी है। जी प्राइमरी है, देखिए प्राइमरी क्योंकि वो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है तो वो प्राइमरी है। इस पूरी स्लाइड के मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, मैंने अपने सामने नोट्स खोले तो हुए हैं लेकिन मैं उधर से पढ़ा नहीं रहा आप लोगों को। सर ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो, मैंने ऊपर छोड़ा है, नहीं अभी आना है। किधर है? नीचे नीचे ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंपल है। इसकी भी ना रिकग्निशन आएगी आपको, मुझे जहां तक लगता है इसकी ये आ जाएगा। बनाने के लिए नहीं आएगी, रिकग्निशन आ जाएगी कि जब 2 सिस्टीन जुड़ते हैं ना, वो सिस्टाइन बनाते हैं जुड़कर थ्रू डाइसल्फाइड ब्रिजेस। आपको पता होना चाहिए सिस्टीन और सिस्टाइन में फर्क कर लीजिएगा प्लीज। टू डाइसल्फाइड लिंक सिस्टीन्स एंड रेफर्ड एज सिस्टीन। जब 2 सिस्टीन जुड़ते हैं तो वो सिस्टाइन बना देते हैं, बस यही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। सर तो इसकी रिकग्निशन किस बेस पे होगी? यार बिल्कुल एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना होगा। एसएच बॉन्ड के बेस पे होगी ना, सिस्टाइन में एसएच एग्जैक्टली है और उधर और एच सिस्टीन या रिमूव हो जाएगा, सिस्टाइन एस नहीं और लिखा एच हुआ बॉन्ड होगा, आ जाएगा। सिस्टीन या सिस्टाइन वगैरह नहीं लिखा हुआ होगा, तो आपने कह देना है कि ये 2 सिस्टीन के मॉलिक्यूल हैं, ये जुड़ के सिस्टाइन बना रहे हैं बस। ओके हो गया। और बस ये सर भी इतना ही। हाँ बस इतना ही, और ये भी लाजमी मेंशन करना है 2 डाइसल्फाइड लिंक्ड डाइसल्फाइड का लाजमी जिक्र करना है। उसके बाद ये नहीं है इम्पोर्टेंट। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ये भी कुछ नहीं करना, ये वाला कुछ नहीं करना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग एम ही घबराते रहते हो उस बीमारियों को देखे, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसकी खातिर स्किप कर देते हो। अब ये स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स हमें पता है एफएससी में भी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, हम सारे प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से हैं, तो यहाँ पर भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर इनमें से पेपर आना है, लाजमी आना है। तो डायरेक्ट उधर लेकर जाता हूँ जहाँ से पेपर आना है, जो कि है हमारे पास बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है, यहाँ पर एक पैरेलल बीटा शीट्स होती हैं और एक एंटाई पैरेलल होती हैं, एंटी पैरेलल बीटा शीट्स होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मेरे पास इधर पिक्चर बनी हुई है तो मैं इसकी पिक्चर लेके अभी भेजता हूँ ग्रुप एंटी में। पैरेलल में ये होता है ना कि C2 एन टर्मिनल जो होता है वो ऑपोजिटली प्रेजेंट होता है बीटा स्ट्रैंड के, हम्म, और पैरेलल में जो है वो दोबारा इन बताओ, फ्रंट। दोबारा बताओ। जो एंटी पैरेलल होते हैं उसमें एन टर्मिनल और सी टर्मिनल जो है वो बीटा स्ट्रैंड के ऑपोजिटली प्रेजेंट होते हैं। हाँ शायद इस तरह ही होता है लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है। मैं ना आप लोगों की एक तस्वीर भेज रहा हूँ ग्रुप, जरा वो देखो।
ये पता नहीं तस्वीर सही मैंने तो सही बनाई हुई थी नहीं सही बनाई है। इसमें डिफरेंस क्या है आपकी पिक्चर में? मैं भी वही देख रहा हूँ। नहीं, ये नीचे वाला नहीं सही बना हुआ। हाँ देखा, मुझे भी वो लग रहा था। गाइस जो पैरेलल होता है ना, इसके अंदर वो सारे सेम होते हैं। हाँ इसके अंदर एन टर्मिनल सारे एक तरफ होंगे और सी टर्मिनल सारे एक तरफ होंगे, है ना। हाँ, ये हमारे पास पैरेलल होगा। समझ आइए आप लोगों को क्या हुआ है। जो नीचे वाली मैंने तस्वीर ग्रुप में भेजी है ना, उसमें एन टर्मिनल सारे एक तरफ होंगे और सी टर्मिनल सारे एक तरफ होंगे। तो एरो जो है वह एन से सी की तरफ आप शो करोगे कि ये पैरेलल है बीटा प्लेटेड शीट। और ऊपर वाली एंटायर पैरेलल है, एन से सी, फिर सी से एन, फिर एन से सी, ऑपोजिट एंटायर पैरेलल। ठीक है, इनका एक तो ये डायग्राम आ जाएगी, इसको सही करके बनाना जिस तरह मैंने उल्टी बनाई है इस तरह ना बना के आना पेपर के अंदर। ठीक है, टू शीट्स हैव टू और मोर सेपरेट पॉलीपेप्टाइड्स व्हेन द हाइड्रोजन यहाँ कुछ भी नहीं है, जो सर ने लिखवाया है वो ज्यादा बेहतर है। सर ने क्या लिखवा दिया है? वही जो मैंने ये बोला। आप ना नोट्स हमें शेयर कर दें क्या लिखवाया अगर मारिया? आपके पास है। बता दो पढ़ने वाले बच्चे तुम्हारी क्लास में हैं। मेरा तो कॉन्सेप्ट ही उड़ गया था। सर हमें समझाए, पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमें समझ लग नहीं रही है। बता दो यार, सर ने क्या बताया है? आपको समझ नहीं आई आप लोगों को? आपने क्लास नहीं ली सर की? आप खुद बताते। नहीं, हमने उस दिन छुट्टी पे थे। मैं भी छुट्टी पे थी। नहीं आप खुद ही तो बोल रहे हैं कि मेरे पास नोट्स हैं। हैं? अच्छा वो जी, हमारे सर ने कहा है कि उनके पास है। आप लोगों को हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आ सकता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, कौन सा टाइप का स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन, वो बताओ जरा। ग्लूटामिक एसिड और वेलिन का मसला आता है सारा। क्या हो गया? कौन सी टाइप का क्या? स्ट्रक्चर सॉरी, है? कौन सी टाइप का स्ट्रक्चर है? सिंपल पहला प्राइमरी, हाँ प्राइमरी का। प्राइमरी स्ट्रक्चर है? हीमो, हाँ शायद, पता नहीं। हाँ मेरा तो नहीं, गाइस हीमोग्लोबिन जो है ना वो क्वाटनरी ना हो, हमारे प्रोटीन पास है। क्वाटरनरी है। हम्म। ये देखो, यही वाली डायग्राम आपको बनी हुई आ सकती है। ये जो बना हुआ है ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक तरफ दो अल्फा चेन्स होती हैं और दो तरफ दो बीटा चेन्स होती हैं और उनके डिफरेंट कलर आ सकते हैं। तो इसकी रिकग्निशन आ जाएगी, ये क्या है, ये हीमोग्लोबिन है और इसके दरमियान में क्या होता है। हमें पता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऐसा ही है। हाँ जी। और सर सेकेंडरी आपने में बायोकेमिस्ट्री सरत से पढ़ी है? नहीं, सरअत्तर से नहीं पढ़ी मैंने, लेकिन मेरी बिल्कुल सेम स्लाइड्स थी जो आपके पास सर है। अच्छा से नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी ना मैंने, सरअत्तर से नहीं पढ़ी, वरना मैंने आपको पेपर बना के दे देना था सारा सरअत्तर का। किसने बनाना है? किसी ने नहीं बनाना। चले आगे पढ़े। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या होता है, कौन से लिंकेजेस होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और कौन सी होती है सेकेंडरी में? डाइसल्फाइड भी होते हैं। यार आप लोगों ने सारा रिवाइज किया हुआ है, करो। मैं 8 महीने बाद ये उठा रहा हूँ। बीटा शीट्स होती हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या होता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रोलीन बिटवीन सेकेंडरी अमीनो एसिड हीमोग्लोबिन उसमें वो सेकंड प्राइमरी में नहीं, सेकेंडरी में। विलाइन प्लस एलेनिन। गाइस ग्रुप एक दफा देखो दोबारा, मैं कुछ तस्वीरें शेयर कर रहा हूँ अपने नोट्स की। सब है ही ग्रुप में।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी वो बता रही थी हीमोग्लोबिन के अंदर की हीमोग्लोबिन सिकल सेल एनीमिया किस वजह से होता है। सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड की जगह पे विलाइन आ जाता है जिसकी वजह से उसकी शेप जो है वो सिकल लाइक हो जाती है। ग्लूटामिक एसिड की जगह पे विलाइन आ जाता है तो सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। गाइस 2 मिनट लगाऊंगा इसके ऊपर सिर्फ, उसके बाद प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे जहाँ से मुझे लगता है लॉन्ग क्वेश्चन भी उधर से आएगा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी 2 उधर से बन जाएंगे आपके। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास प्राइमरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है और डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी होते हैं। उसके बाद सर ये थोड़ा माइनर सेट बता दें जरा। सॉरी बताना क्या कह रहे हो। इंटरप्ट माइनर नहीं सेट थोड़ा करते। बता दें सर। माइनर से इधर से अमाइनो एसिड सर, अमाइनो एसिड। अमीनो एसिड का क्या बताऊं। सर कोई याद करने का तरीका बता दें। अमीनो एसिड्स को मैं बताऊं सईद अहमद, आसान होगा मेरा वाला। बताओ। जी बता दो यार प्लीज। प्लीज आप एक काम करो, एक पानी का गिलास लो, एक चिट्टी लो, उसमें डालो, पी लो, सुबह इंशाल्लाह याद होगा। हमारी नींद में मेरे ख्याल से आप। नहीं नशे में। अच्छा यार छोड़ो, जो बात कर रहा हूँ वो गौर से सुन लो, ठीक है। जी मेरी क्लास के बच्चे भी बेचारे वेट करें, उनको भी कुछ चीजें मैंने बतानी है, तो टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी से आप मूव उनको ऑन हो बता जाते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, वेंडर वॉल फोर्सेस भी होती हैं, और हमारे पास हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग भी होती है और डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी होते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर भी ये सारी चीजें होती हैं, काफी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ओके उसके बाद जल्दी से हम आते हैं, लेट मी सी योर स्लाइड्स, इफ देयर इज एनी इंपॉर्टेंट थिंग लेट मी टेल यू अबाउट दैट इंपॉर्टेंट थिंग, अदरवाइज वी विल मूव आपने बॉन्डिंग टुवर्ड्स क्या बताई है? we प्राइमरी में will कौन सी बॉन्डिंग्स हैं? we will move towards the synthesis of proteins। प्राइमरी में हाइड्रोजन, आपको नहीं पता प्राइमरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और नहीं सारी बॉन्डिंग्स तो क्वाटनरी और इसमें है ना सिर्फ, हाँ लेकिन सेकेंडरी में डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी तो हैं। और इसके साथ हाइड्रोजन बस। हाँ बस। ओके ठीक है, इसके साथ पढ़ना भी होता है ना थोड़ा थोड़ा, जो नहीं आता होता। बच्चों याद रखें ये आपकी इधर ही बहुत वाज़िया लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने 3 दफा रिपीट कर दिया है ये वाला सिकल सेल एनीमिया वाला। अब मैं बता रहा हूँ स्ट्रक्चर कल तो नहीं पेपर बनाना ना? स्ट्रक्चर बेशक ना बताना, लेकिन बता देना कि क्या चीज किससे रिप्लेस हो रही है। अब वो कल तो हाँ पेपर ही। में आया होना है तो फिर अगर यही चीजें मिस कर दी तो इतना घंटा खपने का क्या फायदा। जो मैं बार बार चीजें रिपीट कर रहा हूँ वो एटलीस्ट पल्ले बांधे, और वो पेपर में लिख के आनी है और वो आएंगी इंशाल्लाह, लाजमी आएंगी। पेट क्वेश्चंस होते हैं कुछ और वो आते हैं, वो टीचर्स देते हैं। जी सर वो बता दें जो पेपर में आने हैं। ये ही स्ट्रक्चर वाला वो क्या पेपर बता में रहे हैं? आएगा। सईद आप गौर से नहीं ना सुन रहे। सिकल सेल एनीमिया किस वजह से होता है, इस वजह से होता है क्योंकि ग्लूटामिक एसिड की वजह से विलाइन आ जाता है, अमीनो एसिड आ जाता है बीटा चेन के अंदर। सर ये सिर्फ हम लोग वर्बली बता देना, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है स्ट्रक्चर ड्रा तो नहीं करना। सिर्फ आप वर्बली बता दें तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, स्ट्रक्चर को अभी ना पकड़े आप, सारे स्ट्रक्चर की ऐसी तैसी हो जाएगी। अच्छा जी हमारे पास फिर गुड गुड, बस ये स्लाइड खत्म। प्रोटीन सिंथेसिस बहुत मैं कहूँगा थोड़ा सा आसान भी है। मारिया इनको बताओ कि प्रोटीन सिंथेसिस क्या होती है, और नहीं इनको बताओ कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में क्या फर्क है। अच्छा
ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में क्या फ़र्क है? ट्रांसलेशन में तो ये होता है कि मैसेंजर आरएनए जो है उसको डेफिनेशन बताओ। इनकोड किया जाता है। डिकोडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए ठीक है, ये क्या होती है? for the use of its information to synthesize a polypeptide or a amino acid। ये हमारी ट्रांसलेशन है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है फिर? 1 मिनट। भूल गई मैं। सर ये वही स्लाइड्स ओपन हो गई हैं। वही ढूंढ रहा हूँ, किधर है स्लाइड? ये है। हाँ। ये स्लाइड थोड़ी सी मॉडिफाइड है। स्टॉप कोडॉन्स कौन कौन से वाले होते हैं? AAG UU कौन से? 3 होते हैं यार। सर आप बता दें। ए होता है, ए जी होता है, और व्हाट आर स्टॉप कोडॉन्स और व्हाट आर नॉनसेंस कोडॉन्स? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोनों एक ही तरह के, दोनों एक ही होते हैं। स्टॉप कोडॉन्स भी कहते हैं, UGA नॉनसेंस कोडॉन्स भी कहते हैं। पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आगे लिखेंगे इसकी टाइप, इसकी एग्जांपल। हो सकता है इसकी डेफिनेशन आए कि the signal the end of the protein molecule senses, that signal the end of the protein, it is a signal for the end of the protein molecule synthesis। यार कितनी अजीब डेफिनेशन तुमने लिखवाई है। इसमें सिंपल हम ये लिख सकते हैं ना कि स्टॉप कोडॉन रेफर टू द एंड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। कह सकते हैं। स्टार्ट कोडॉन्स होते हैं और कुछ स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। स्टॉप कोडॉन्स वो होते हैं that signal the end of that protein molecule synthesis। UAA होते हैं, UAG होते हैं, UGA। अब ये मैं इस पे बहुत ज्यादा रो रहा हूँ, पीट रहा हूँ, प्लीज इसको अच्छी तरह याद करो, ये पेपर में आनी है। स्टॉप कोडोन, स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन क्या होते हैं? स्टार्ट कोडोन दैट इनिशिएट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, उसमें UAUG आता है। मेथियोनिन के लिए ऐसे कोडोन्स जो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को इनिशिएट करवाएं वो स्टार्ट, जो एंड करवाएं कोडोन वो स्टॉप कोडोन। बस। तीन नॉनसेंस कोडोन होते हैं यानी स्टॉप कोडोन। 61 सेंस कोडोन होते हैं हमारे पास। अच्छा, एक 45 का भी कोई सीन था। 45 कौन से होते हैं? 45 का सीन का मुझे नहीं पता। सर ने इधर लिखा बोला हुआ है, था लेकिन लिखा हुआ नहीं है। इधर लिखा हुआ है, हमने नहीं पढ़ा किसी 45 का। वो एसेंशियल अमीनो एसिड से बने हुए होंगे शायद। ये नॉन रिपीटेड वाले कोई चक्कर होगा उनका, मुझे नहीं पता, मैं गलत बताऊंगा। हम ट्रांसक्रिप्शन निकाल गए। गाइस अपने नोट की तस्वीर शेयर कर रहा हूँ, ग्रुप चेक करें। यहाँ पर सारा कुछ आपको मिल जाएगा। स्लाइड पे तो इतनी अजीब तरह की तस्वीरें बनी हुई हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही। सर प्लीज ये ना आप हमारी हेल्प आउट कर दे, इतनी लंबी तस्वीरें नजर आती हैं स्लाइड्स के अंदर और कुछ नजर नहीं आ रहा कि लिखना क्या है। ऐसे ही है, मैं नोट शेयर कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे ट्रांसलेशन की ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन लिखी है, ये याद करनी है आप लोगों ने। और उसके बाद मैं अब स्लाइड छोड़ के अपने नोट से आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बताने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को अपने नोट्स की तस्वीर भेज दूँ ट्रांसक्रिप्शन वाले की।
ट्रांसक्रिप्शन जो है हमारे न्यूक्लियस के अंदर हो रही होती है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और जो ट्रांसलेशन हो रही होती है ना, वो हमारे साइटोप्लाज्म में हो रही होती है, ऐसे ही है ना। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, किधर होती है यार? साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होती? नहीं, सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है। अच्छा चलो ठीक है। ये लिखा हुआ है आपके नोट्स पे। जिन लोगों ने ग्रुप नहीं खोला हुआ वो ग्रुप खोल लें। मैं अपने नोट शेयर कर रहा हूँ, अब नोट से पढ़ाऊंगा ताकि एटलीस्ट कोई चीज आपको समझ आ जाए। स्लाइड पे बहुत अजीबोगरीब तस्वीरें हैं, मुझे डर लग रहा है। अच्छा तो लेकिन मैंने भी बहुत अजीबोगरीब तस्वीरें बनाई हुई हैं अपने नोट्स पे। चलो भैया छुट्टी खत्म हो गई। अब जल्दी से ट्रांसक्रिप्शन देख लेते हैं किस तरह से होती है। मैंने बताया आप लोगों को कि ट्रांसक्रिप्शन हमारे न्यूक्लियस के अंदर होती है। मैं अपने नोट से पढ़ा रहा हूँ अब, ठीक है। मेरे नोट्स की पेज आप खोल लें, ट्रांसक्रिप्शन जहाँ पे ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। The messenger RNA must be completely sensitized and moved towards the nucleus membrane of the cytoplasm before translation begins. तो ट्रांसक्रिप्शन में दरअसल ना एक इंफॉर्मेशन को कॉपी होना होता है ताकि वो बाहर जाकर प्रोटीन्स बना सके। न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के पास सारी डीएनए वगैरह होता है, तो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन में जो है वो मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है ना, हाँ जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आ जाती है और साइटोप्लाज्म में जब चली जाती है तो वही जो है मैसेंजर आरएनए अपनी इंफॉर्मेशन दे देता है। हाँ वो बस ट्रांसलेशन। हाँ बस मैंने तो इतना लिखा हुआ अपने नोट्स में कि द मैसेंजर आरएनए कंप्लीटली सिनेसाइज्ड बिफोर एंड मूव इन थ्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू साइटोप्लाज्म बिफोर ट्रांसलेशन। ये मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, ये मेरे में लिखा हुआ है। मेरे नोट्स में भी ये लिखा हुआ है, मैंने भी ये बोला था। अच्छा हाँ अब इसका प्रोसेस देखते हैं किस तरह से होता है। सबसे पहले हमारा जो डीएनए होता है ना, वहां पर काफी सारे एक्सॉन्स होते हैं, एक्सन्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं और इंट्रॉन होते हैं। दो तरह की चीजें होती हैं, एक एक्सॉन और एक इंट्रॉन। अब ये क्या चीजें होती हैं? एक्सॉन ऐसा रीजन होता है जहां पर डीएनए एक्सप्रेस्ड होता है। डीएनए एक्सप्रेस्ड से क्या मतलब है? यानी यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगी डीएनए की, उसके बाद एक गैप आ जाता है जहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको इंट्रॉन कहते हैं। उस गैप को हम इंट्रॉन कहते हैं, ठीक है। इंटरप्शन बाय अ नॉन कोडेड जीन, ठीक है। कोडिंग और नॉन कोडिंग। एक्सॉन आर ऑफन इंटरफेयर्ड बाय डीएनए इंट्रॉन। अच्छा सबसे पहले डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर एक्सॉन और इंट्रॉन होते हैं। फिर डीएनए से हमारे पास सबसे पहले डीएनए से के बाद सबसे पहले हमारे पास आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनती है, मतलब एक ट्रांसक्रिप्ट बनती है, ठीक है। उस ट्रांसक्रिप्ट के बनने के बाद वहां से जो है हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनता है। फिर 3 स्टेप्स हैं, डीएनए, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट और मैसेंजर आरएनए। और फिर मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से निकल के बाहर चले जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन्स को बनाने के लिए। कुछ कुछ समझ आई? ये 3 स्टेप्स बस याद रखो, नहीं भी समझ आई फिर भी 3 स्टेप्स याद रखो। डीएनए, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के बाद मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए फिर न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू या साइटोप्लाज्मिक पोर्स मेम्ब्रेन के थ्रू से बाहर ट्रांसफर हो जाएगा। ओके स्टार्ट कोडोन का नाम क्या है? AUG वाले को, AGU नहीं AUG। हाँ AUG होता है। अब मैं किस तरह से समझाऊं आप लोगों को गाइस?
कोडोन क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ 3 consecutive न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए मॉलिक्यूल दैट अ कोडोन। गाइस मैं ना रजिस्टर पे आप लोगों को थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके थोड़ी सी। अब हमारे पास वैसे थोड़ी सी रहेगी अब, खैर। मैं भी निकलती हूँ, मैं भी तो आ रही हूँ। अच्छा अब थोड़ी सी समझ आएगी बेहतर आप लोगों को शायद। अब यहाँ पर हमने देखा था गाइस, आप लोग ना मीटिंग ज्वाइन करें। मैंने अपना कैमरा ऑन किया है, मतलब वो गूगल मीटिंग के अंदर आ जाए। मैंने कैमरा ऑन किया हुआ है अपना, ठीक है। जो लोग मेरे साथ हैं मुझे रिस्पॉन्ड करें प्लीज। हाँ जी। हम आपके साथ हैं। आपने गूगल मीटिंग खोल ली है? आपको नोट्स नजर आ रहे हैं मेरे? हाँ आ रहे हैं। जी नजर आ रहे हैं। अच्छा जी। तो ये यहाँ पर डीएनए की इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस थी, इस वजह से इसको एक्सॉन कह रहे थे, और यहाँ पर एक गैप आ गया था और इस गैप को हमने इंट्रॉन का नाम दिया था। तो डीएनए से हमारे पास एक आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनी, ये आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनी, और आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के बाद ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए बना, और ये मैसेंजर आरएनए फिर हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो है वो निकल गया बाहर। जब ये बाहर निकल गया और साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरह से आ गया ना, तो फिर इसने जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएट करना था। तो अब ट्रांसलेशन हमने पढ़ना है। ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोडोन क्या होता है। 3 कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड के पेयर को हम जो है वो एक जो है वो कोडोन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट कोडोन की डेफिनेशन लिखी है और यहाँ पर स्टॉप कोडोन की एग्जांपल लिखी हुई है। अब जल्दी से ट्रांसलेशन को देखते हैं। ये है हमारे पास असेंबलिंग ऑफ अमीनो एसिड्स। तो हमारे पास क्या होता है कि जितने भी यार ये क्या चीज है, ये कौन सा, ये ट्रांसफर आरएनए है ना? हाँ, ट्रांसफर आरएनए। वो ट्रांसफर आरएनए है। जो ट्रांसफर आरएनए होता है वो कुछ इस तरह का दिख रहा होता है और उसके ऊपर ना हमेशा कोई ना कोई एक अमीनो एसिड जुड़ा हुआ होता है ऊपर। मेथियोनिन। चलो मेथियोनिन कह लो। मेथियोनिन जो है वो जुड़ा हो, यार वो इधर नहीं होता, पता नहीं। नहीं, मेथियोनिन तो स्टार्ट होता है हाँ ना, तो सॉरी, ऊपर होता है। मेथियोनिन से स्टार्ट होता है सबसे पहले हमारा जो भी है ना, नॉर्मली मेथियोनिन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मेथियोनिन जुड़ा होगा सबसे पहले, बाद में कोई भी अमीनो एसिड जुड़ सकते हैं, और नीचे कोई भी कोई भी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। यहाँ पर यूरासिल हो सकता है, यहाँ पर गुआनिन हो सकता है, यहाँ पर कोई और हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं हो सकता। स्पेशलाइज्ड स्टार्ट कोडोन्स होते हैं वही वाले होंगे। स्टार्ट कोडोन हम सबसे पहले मेथियोनिन ही लगा देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट कोडोन जो है वो AUG है। अच्छा, ये हमारे पास कुछ इस तरह की प्रोटीन सिंथेसिस दिख रही होती है, ठीक है। ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए किधर से आया है? न्यूक्लियस से आया है। कैसे आया है? डीएनए से एक आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बना था, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट से फिर मैसेंजर आरएनए बना, वो न्यूक्लियर एनवेलप से आके साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया। अब ये एक राइबोसोम है, ये राइबोसोम है, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है। लार्जर सब यूनिट का क्या काम होता है, स्मॉलर सब यूनिट का क्या काम होता है, बताओ मुझे। लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट का काम हाँ जी, काम। साइट ऑफ अटैचमेंट ही है ये तो बस। नहीं नहीं, इन दोनों का सेपरेट सेपरेट काम है। जो लार्जर सब यूनिट होता है, जो लार्जर सब यूनिट होता है ये अटैचमेंट करवाता है, और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। ए साइट, ई साइट वगैरह का पता है आप लोगों को? पता। सर ये आप ही बता रहे हैं जो बता रहे हैं। नहीं ना, जो स्टार्ट होता है वो हमारा
साइड से होता है भला? ये होती हमारे है, ये पास होती है ई साइड है, ई साइड कहते हैं साइड से, एग्जिट साइड को, ठीक है। एग्जिट, हाँ। और पी साइड हमारे पास है पॉलीपेप्टाइड चेन साइड, ठीक है। यहाँ पर आकर पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो आके जुड़ रही होती हैं और बन रही होती हैं। और ए साइड जो है ये अमीनो एसिड साइड होती है, कि यहाँ पर जो नया अमीनो एसिड आता है। अभी ये देख लेते हैं किस तरह से ये काम करता है पूरा प्रोसेस। सबसे पहले यहाँ पर मैसेंजर आरएनए पड़ा हुआ है और ये राइबोसोम खुला हुआ है। अब क्या होगा कि हमारे पास ट्रांसफर आरएनए आएगा। ये आ गया ट्रांसफर आरएनए, जिसके एंड के ऊपर एंटी कोडोन्स लगे हुए होंगे और यहाँ पर स्टार्ट कोडोन लगा हुआ है। AUG हमने पढ़ा था, स्टार्ट कोडोन होता है कि जो प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिशिएट करवाता है, स्टार्ट करवाता है, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास ये एग्जिट साइड है, ये पी साइट है और यहाँ पर ए साइट है, अमीनो एसिड साइड, पॉलीपेप्टाइड साइड और यहाँ पर एग्जिट साइड। यहाँ पर ये साइड्स बनी हुई हैं। अब जैसे ही ये चीज अंदर आ जाएगी ना, इसके यहाँ पर आएगी, ये इधर नहीं आएगी, ये इधर आएगी, पॉलीपेप्टाइड साइड पे आएगी। और ये जो तीन चीजें थी, ये बेस पेयर्स थे, ये यहाँ पर आकर पेयरिंग करते हैं इनके साथ, न्यूक्लियोटाइड्स के साथ, ठीक है। जब ये इसके साथ बेस पेयरिंग करेंगे ना, तो क्या होगा कि ये यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और ट्रांसफर आरएनए आएगा, फिर वो यहाँ पर आएगा हमारे पास, ठीक है। ए साइड के ऊपर आएगा, ये दूसरा स्टेप है। दूसरे स्टेप के ऊपर एक और ये ल्यूसीन आ रहा है। मेथियोनिन अमीनो एसिड का नाम है जहां से स्टार्ट होता है। दूसरा कोई भी आ सकता है, ल्यूसीन, विलाइन, जो मर्जी आ सकता है। यहाँ पे ल्यूसीन आ रहा है, वो सबसे पहले इधर आएगा ए साइड के ऊपर। जब ये ए साइड के ऊपर आएगा ना, तो ए साइड के आने के बाद यहाँ पर ये दरमियान में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा। अब ये क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, ये डायग्राम दी होती है, इस तरह बॉन्डिंग हुई होती है, कहते हैं एक्सप्लेन करें इसको एक्सप्लेन करें। तो आपने सिंपली कहना है कि दो हमारे पास ट्रांसफर आरएनएज हैं जो कि जुड़े होते हैं और उनके दरमियान में दो अमीनो एसिड्स हैं जो जुड़ते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ, ठीक है। एक हमारे पास पॉलीपेप्टाइड साइड के ऊपर है और एक हमारे पास अमीनो एसिड साइड के ऊपर है। समझ आ गई है? गाइस समझ आ गई है? जी समझ आ रही है, आ रही है, आ रही है। ओके गुड। तो अब आगे क्या हो गया, क्या एक्सपेक्ट करें हम? देखो आगे वाला पेज करते हैं। आगे वो जो इधर था वो इधर चला गया, जो इधर था वो इधर चले गया और बाहर से फिर एक नया अंदर आया। ये नया अंदर आया हुआ है, ये वाला इधर चले गया था और एक जो है वो इधर आ गया था। इधर एग्जिट साइड खाली थी ना, तो इधर अब पूरी हो गई है। तो इधर पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है और इधर सब कुछ हुआ है और इधर ग्लूटानिन आ गया है। एक चीज आप लोगों ने देखनी है, अगर कोई इस तरह का स्ट्रक्चर आता है, इसमें अब क्या हुआ है कि इस वाले ट्रांसफर आरएनए अपना जो इसके पास वो था अमीनो एसिड था, वो इसने इधर दे दिया है। ई साइड, ये जब इधर से इधर गया है ना, ये मेथियोनिन इसने इधर ही रहने दिया है, ये इधर से इधर चले गया है और इधर आकर ये आ गया है। क्योंकि ये हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास यहाँ पर इस साइड के ऊपर एक चेन तैयार होनी है, यहाँ पर अमीनो एसिड्स आने हैं और यहाँ से ट्रांसफर आरएनए एग्जिट हो जाना है। समझ आई? जी समझ आ रही है। हाँ, इतनी समझ आई आप लोगों को? दोबारा से एक रिकैप ले लें इस चीज का कि किस तरह से हो रहा था। सबसे पहले हमारे पास पॉलीपेप्टाइड साइड के ऊपर पी साइड के ऊपर आया एक ट्रांसफर आरएनए और उसकी बेस पेयरिंग हुई, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद एक नया आया इधर और जब एक नया इधर आ गया तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गया दोनों के दरमियान में। फिर जब ये इधर गया, इसने अपना अमीनो एसिड इधर ही रखा और एक चेन बनना शुरू होगी। मेथियोनिन जो है ये ल्यूसीन के साथ जुड़ गया। अब ये मेथियोनिन और ल्यूसीन हम इधर एग्जामिन कर सकते हैं, ये इधर आ गया। अब आगे क्या होगा, ये खाली हो गया। अब ये दोबारा साइटोप्लाज्म के अंदर चले जाएगा, उधर से अमीनो एसिड्स पिक करके दोबारा से इधर आके इधर देगा और फिर खाली होके फिर वापस चले जाएगा। अब ये वाला था, ये वाला अब बाहर जाएगा। अब ये था, ये खाली होकर इधर आ जाएगा। इधर दो चीजें होगी, इधर से ये इधर आ जाएगा, ये
और ये फिर 3 चीज़ें इकट्ठी हो जाएँगी इधर। ये देखो ये 3 चीज़ें इकट्ठी होगी, ये वाला इधर चलेगा और ये एग्ज़िट हो गया और ज़्यादा चीज़ें और अमीनो एसिड्स बाहर से लेकर ये दोबारा इधर आ गया। ठीक है? ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है और एक पूरी पॉलीपेप्टाइड की चेन तैयार हो जाती है, यहाँ तक कि स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाते। वो 3 स्टॉप कोडॉन है, अगर उनमें से कोई भी स्टॉप कोडॉन आ जाता है तो फिर प्रोटीन जो है वो बन जाती है और यहाँ से पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो रिलीज़ हो जाती है और जहाँ ज़रूरत होती है प्रोटीन की वहाँ पर प्रोटीन चले जाती है। तो या तो आपको ये वाला स्टेप आ जाएगा, इसको एक्सप्लेन करें तो करना पड़ेगा आपको कि भई स्टॉप कोडॉन आ गया है। स्टॉप कोडॉन्स को आप लोग ने याद रखना है। यहाँ पर अगर स्टॉप कोडॉन लगे हुए होंगे और यहाँ पर अगर कोई चेन स्टार्ट हुई होगी तो हम कह देंगे कि ये स्टॉप कोडॉन लगे हुए हैं। अब यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगी और उसकी वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस रुक जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर स्टार्ट कोडॉन से लगे हुए हैं तो हमारे पास जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो इनिशिएट हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया है आपको इसका ट्रांसलेशन का। उस्मान आप भी हैं हमारे साथ और आपका नाम क्या है? मोहम्मद अली? सईद मोहम्मद सईद। सईद सईद मोहम्मद सईद, ये देखें हमने ये सारा कर लिया है। तीनों आपको साइड्स का भी पता चल गया है और किस तरह से फिर वो एंड पर जाकर स्टॉप हो जाती है। आपने करना ये है कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन याद रखनी है और ये दोनों प्रोसेसेस किधर हो रहे हैं ये याद रखने हैं। उसके अलावा ये 3 तरह के आरएनएज़ होते हैं, ये ट्रांसपोर्टर्स होते हैं एक्चुअली। जो राइबोसोमल आरएनए होता है ना, मैंने वैसे स्लाइड खोली हुई है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ 1 मिनट। यार जो राइबोसोमल आरएनए होता है ना, वो इंटीग्रल पार्ट होता है राइबोसोम्स का और उसने प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी होती है राइबोसोमल आरएनए ने। ट्रांसफर आरएनए ने आपको पता है वो ट्रांसफर आरएनए आ रहा था और आकर वो कोडॉन्स लेकर आ रहा था। तो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है और मैसेंजर आरएनए जो होता है वो न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन कॉपी करके लेकर आता है साइटोप्लाज्म के अंदर ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस करवाई जा सके। स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन्स की डेफिनेशन और कोडॉन्स कौन से होते हैं? 3 स्टॉप कोडॉन्स और 1 स्टार्ट कोडॉन को याद रखना है। और जितना मैंने ट्रांसक्रिप्शन का और ट्रांसलेशन का कराया है इट इज़ मोर देन इनफ, बस इतना ही करना है। बाकी झमेलों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह पेपर इसी में से ही आएगा और अगर किसी और तरह का पेपर आ गया तो अल्लाह वारिस इंशाल्लाह अच्छा होगा। आपका कोई सवाल? यार अभी लिपिड्स वैसे रहते हैं लेकिन लिपिड्स के मैं नोट्स शेयर कर देता हूँ आपको। तो आप जो है वो ना नोट्स मेरे देख लो लिपिड्स के लिए। वैसे लिपिड्स के नोट्स जी सर, ओके लिपिड्स सर, के थैंक सिर्फ यू। एक ही स्लाइड हो जाएगी। हाँ ठीक है। मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ आपको कि उसमें काम की बात क्या है। कुछ चीज़ें होती हैं हमारा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता पढ़ने का लेकिन वो इतनी छोटी होती हैं कि अगर पढ़ ले तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, अगर छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा नुकसान है क्योंकि सारा का सारा पेपर वही से बन रहा होता है। लिपिड्स की स्लाइड किधर है? ये है लिपिड्स। यार इसमें ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फ़र्क, वेरी बेसिक। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाता है ना तो पूरा स्ट्रक्चर वो टिल्ट कर जाता है, जिस तरह ये स्ट्रक्चर टिल्ट हुआ है, मुड़ जी जी जाता है। ये वाला आपने करना है फॉस्फोलिपिड का आपने स्ट्रक्चर करना है कि
दो फैटी एसिड की चेन होती है, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन होती है और एक सैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन होती है। और जो हमारे पास हेड होता है ना, वो हाइड्रोफिलिक होता है यानी वाटर लविंग होता है, टेल्स हाइड्रोफोबिक होती हैं। हेड के अंदर फॉस्फेट होता है और ग्लिसरॉल होता है। ये चीजें याद रखनी। हेड के अंदर फॉस्फेट और ग्लिसरॉल होगा। इस स्ट्रक्चर की आइडेंटिफिकेशन आ सकती है, अच्छी तरह देख लो। जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर जो चीज है वो फॉस्फेट है, नीचे ग्लिसरॉल है सर के अंदर इसके। जो सीधी है वो सैचुरेटेड है, और मैंने बताया है जो अनसैचुरेटेड वो टिल्ट होती है, टेढ़ी हो जाती है, कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाएगी स्ट्रक्चर के अंदर, वो टिल्ट हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। तो जो टेढ़ी इसकी एक टांग है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और वो सीधी वाली सैचुरेटेड है। ये लेबलिंग के लिए आ सकता है, रिकग्निशन के लिए आ सकता है कि ये क्या चीज है, तो ये लाजमी करके जाना है आपने। उसके बाद ये भी लाजमी करना है, पहले आपने फॉस्फोलिपिड क्लासिफिकेशन ऑफ लिपोप्रोटीन। क्या कह रहे हैं? ये सर क्लासिफिकेशन ऑफ लिपोप्रोटीन। जी, ये बताने लगा था कि लिपोप्रोटीन्स होती हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर ना, लिपिड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। ये लिपोप्रोटीन्स होती हैं, ऐसी स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होती हैं जो पूरे बॉडी के अंदर लिपिड्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करती हैं। सबसे पहले काइलोमाइक्रॉन्स आती हैं, उसके बाद VLDL, LDL और HDL। HDL गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और VLDL और LDL जो है बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। देखो जब हम पूरा खाना हजम कर लेते हैं ना, फैट्स, गोश्त खाया है, उसमें फैट कंटेंट था, कोई भी फैटी फूड, ऑयली फूड खाया है, तो ना काइलोमाइक्रॉन्स बन जाते हैं हमारी छोटी आंत के अंदर जाके, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके। अब जो काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं इसमें फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर। काफी ज्यादा फैट्स होती हैं इसके पास। फैट्स इस वजह से होती हैं इसके पास क्योंकि फैट्स डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकती, कहीं पे जरूरत है जा नहीं सकती, तो इसकी वजह से ये स्पेशलाइज्ड चैनल्स, गाड़ियां समझ लो, प्रोटीन के लिए स्पेशल गाड़ियां हैं। प्रोटीन इन गाड़ियों के बगैर कहीं, प्रोटीन कह रहा हूँ, फैट्स इन गाड़ियों के बगैर कहीं ट्रेवल नहीं कर सकती, और ये गाड़ियां लिपोप्रोटीन्स हैं। और ये गाड़ियां जो हैं इनके अंदर ज्यादा फैट स्टोर होता है। इसके अलावा ये जो काइलोमाइक्रॉन है इसके अंदर विटामिन्स वगैरह भी जाते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से सीधा हमारे लीवर के पास ही काइलोमाइक्रॉन जाते हैं, ठीक है, और सीधा हमारे लीवर के पास जाते हुए रास्ते में ये इसके अंदर जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, फैट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर तक जाते हुए अगर कहीं पे जरूरत है फैट्स की, स्ट्रक्चर बनना है किसी चीज का, कोई हार्मोन बनना है, फैट हार्मोन बनना है, या हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन होनी है कहीं पे ना, तो ये वहां पर काइलोमाइक्रॉन से निकल कर वहां पर इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है। तो काइलोमाइक्रॉन के अंदर जितने भी फैट्स वगैरह होते हैं वो रास्ते में इस्तेमाल हो जाते हैं काफी सारे, और फिर कुछ थोड़े बहुत जो फैट्स होते हैं वो काइलोमाइक्रॉन लेकर लीवर के पास पहुंच जाता है। लीवर भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बनाता है, और फिर लीवर क्या करता है, लीवर काइलोमाइक्रॉन को पकड़ता है, बच्चा कुचा काइलोमाइक्रॉन, थोड़ी सी फैट्स और अपना कोलेस्ट्रॉल जो लीवर ने बनाया होता है, तो उससे फिर वो VLDL बना देता है। अब जो VLDL होता है ना उसके अंदर बहुत ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, और बहुत ज्यादा ये मतलब कि वेरी लो डेंसिटी है इसकी, मतलब इसमें प्रोटीन बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू फैट्स। फैट्स बहुत ज्यादा होती हैं, प्रोटीन्स बहुत कम होती हैं। फिर जैसे ही हमारी बॉडी, फिर जैसे ही हमारे लीवर से ये VLDL निकलता है ना, तो ये फैट को देता हुआ जाता है, फैट को तकसीम करता हुआ जाता है, तो फिर ये LDL में कन्वर्ट हो जाता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के अंदर, ठीक है। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के बाद जब ये हमारे बॉडी की एक्सट्रीमिटीज में पहुंच जाता है, हमारे बॉडी पार्ट के एंड तक पहुंच जाता है, पैरों तक कह लो, बाजुओं तक, उंगलियों तक पहुंच जाता है, तो उसमें जो LDL के अंदर जो लिपिड्स थी ना वो और ज्यादा इस्तेमाल हो चुकी होती हैं जिधर जिधर। जब ये हमारे हाथों तक पहुंचता है या हमारी बॉडी की पेरिफेरल रीजन्स तक पहुंचता है, तो इसके बाद फैट्स बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है, क्योंकि रास्ते में इतने सारे सेल्स होते हैं, उसको फैट देता रहता है, कोई किसी की एब्जॉर्प्शन होनी है, किसी स्ट्रक्चर बनना है, तो जब हमारी एक्सट्रीम पेरिफेरल ऑर्गन्स तक पहुंचता है तो इसके पास बिल्कुल फैट कंटेंट नहीं होता।
तो फिर ये HDL बन जाता है, इसी को फिर HDL हम कहना शुरू कर देते हैं। HDL बहुत अच्छी प्रोटीन है। अच्छी प्रोटीन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास इसको लिपोप्रोटीन अच्छी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास फैट है ही नहीं, और फैट इसके पास नहीं है, और इसके पास बहुत कम फैट है, प्रोटीन बहुत ज्यादा है। अब इसका काम क्या है? HDL क्या करवाता है कि हमारे पेरिफेरल रीजन्स, हमारे एक्सट्रीमिटीज, हमारे हाथों, हमारे टांगों, ये वैसे मैं एग्जाम्पलीमेंट्री बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है हाथों टांगों में ही जाए, लेकिन बस एग्जाम्पलीमेंट्री मैं ये लफ्ज यूज कर रहा हूँ कि हमारे पेरिफेरल रीजन्स के अंदर दूर तक जहाँ जब ये HDL में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो वहां पर कोई डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। उन डिफरेंट प्रोसेसेस के नतीजे के अंदर फैट भी प्रोड्यूस हो रहा होता है या फैट एक्स्ट्रा पड़ा होता है, तो उस एक्स्ट्रा फैट को HDL अपने अंदर ले लेता है, और अपने अंदर ले लेता है क्योंकि ये गाड़ी है, मैंने बताया था लिपोप्रोटीन्स गाड़ियों को कहते हैं। काइलोमाइक्रोन भी गाड़ी है, VLDL, LDL, HDL सारी गाड़ी है। HDL जो है हाई क्लास गाड़ी है। हाई क्लास गाड़ी इन द सेंस कि ये हमें बचाती है, इंसान को बचाती है। जो हमारी वेन्स के अंदर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है पड़ा हुआ, इसको लेकर दोबारा से लीवर के पास आ जाती है। इस वजह से ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, और VLDL या LDL इस वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि ये हमारे वेन्स के अंदर एक्यूमुलेट करवाता है या डिपॉजिट करवाता है फैट को। इसकी समझ आ गई है? जी सर, समझ आ गई है। हाँ, बस ये फॉस्फोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स कर लेना। अब लाजमी ये करनी है, ठीक है? उसके बाद टाइम मिले तो बाकी चीजों को बाद में देखना है। कोई क्वेश्चन आपका? थैंक यू फॉर योर टाइम। यार वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, और मुझे लाजमी आपने पर्सनली मैसेज करके बताने के पेपर कैसा हुआ है, ठीक है? ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।